146. सो 146 में क्या आप हनीमैन बोल रहे हैं? दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ फिजिशियन. वी ऑल नो व्हाट इज अबाउट द 3 पॉइंट्स ऑफ बिजनेस. सो फर्स्ट पॉइंट गिवन इन अप्रोजिम कितने में? 72. यस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस गिवन इन अप्रोजिम 72. और सेकेंड पॉइंट हम लास्ट क्लास में पढ़े थे. 105. यस, इट इज 105. सो हमें पता ही है. तो थर्ड पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? हम लोग पढ़ चुके हैं कि अबाउट टू नो अबाउट द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट और आवर मेडिसिन. सो यहाँ पे नाउ इन 146 अप्रोजिम हनीमैन डिस्क्राइब्स अबाउट द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्फिक एजेंट दैट इज मेडिसिन. मीन्स कहाँ पे कैसे किस तरीके से जुडिशियसली आप उसको अप्लाई करें. आपको तो मेडिसिन का पता चल गया है बाय ड्रग प्रूविंग. सो अभी कैसे यूज करना है नाउ हनीमैन विल एक्सप्लेन from 146 onwards. Okay, so this is about the third point of business of physician. Then 147 में हनीमैन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर ए केस ऑफ डिजीज. देखिए यहाँ पे क्या है? सिंगल केस ऑफ डिजीज. मीन्स कोई एक पर्सन आया और उसका कोई भी एक डिजीज है या मल्टीपल डिजीज है, उसको आप केस टेकिंग किए and after that you are giving medicine. So that is the homeopathic specific remedy for a case, means a single person. लेकिन हमें और क्या हनीमैन also giving about the homeopathic specific means दूसरे जगह पे भी होम्योपैथी स्पेसिफिक बताए हैं. जैसे 102 में हम लोग पढ़े थे. क्या पढ़े थे? होम्योपैथी स्पेसिफिक फॉर एपिडेमिक कंडीशन, एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक कंडीशन में, दैट इज फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन. सो होम्योपैथिक स्पेसिफिक also in 102 footnote. So that is for the epidemic condition. Okay, और कहाँ पर स्पेसिफिक है? 102 footnote में. So that is homeopathy specific for epidemic condition. and और कहाँ पर है? 241 में. वहाँ पे क्या है? होम्योपैथी स्पेसिफिक फॉर इंटरमिटेंट फीवर. सो दिस इज ऑल्सो फॉर ग्रुप ऑफ और एपिडेमिक. इंटरमिटेंट फीवर का बहुत लोग को हुआ है एक साथ, तो उनके लिए हनीमैन बोल रहे हैं होम्योपैथी स्पेसिफिक. बट हियर इट इज इन दिस अप्रोजिम हनीमैन डिस्क्राइब अबाउट ए केस ऑफ डिजीज फॉर ए सिंगल केस ऑफ डिजीज. मीन्स हनीमैन हियर एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंडिविजुअलाइजेशन इन 147. तो ये बस याद रखिए कि होम्योपैथी स्पेसिफिक रेमेडी फॉर ए केस ऑफ डिजीज गिवन इन 147 एंड होम्योपैथी स्पेसिफिक इन एपिडेमिक कंडीशन इज 102 फुटनोट एंड इन होम्योपैथी स्पेसिफिक फॉर इंटरमिटेंट फीवर इज 241. ओके, देन 148 में बस वही मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी क्योर, हाउ होम्योपैथी क्योर्स टेक्स प्लेस, ये हनीमैन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. और कहाँ पे हमारा बेसिकली और कौन सा अप्रोच में मॉडस ऑपरेंडी का लोकेशन? 29. Yes. 29. Yes, in अप्रोच 29 हनीमैन एक्सप्लेन्स अबाउट मॉडस ऑपरेंडी मीन्स मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ होम्योपैथी क्योर. ओके, और दूसरे जगह पे बताए हैं कि कैसे क्या काम करता है, लेकिन बेसिकली हमारा स्टार्ट हुआ है 29 से. एंड ऑल्सो यहाँ पे 148, 280, 68, 282, all these are all approaches where Hannibal also explaining about the modus operandi of homeopathic cure. Okay, then in 149 यहाँ पे आता है कि ड्यूरेशन ऑफ क्योर ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. मीन्स यहाँ पे हनीमैन बता रहे हैं कि आप तो मेडिसिन तो जान लिए क्या देना है, कैसे देना है, मेडिसिन कैसे चूज करना है, और अगर आप कैसे कंडीशन का कौन सा डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा. So duration of cure of different diseases. I think someone's mic is on, so you can mute yourself, please. Okay, so Hahnemann explaining here for acute diseases, it will take few hours for curing. So आप अपना अगर बुक से देखेंगे अप्रोजिम, so सेकेंड लाइन में लिखे हैं Hahnemann कि the acute disease we wish to cure even though it be of grave character to attend by many suffering subsides insensibly in a few hours. So acute disease can be cured by few hours, and for chronic disease
it takes long time, and for artificial chronic disease it takes much longer time. ओके, सो तीनों कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे बता दिए कि किस कौन सा डिजीज को कितना टाइम लगेगा. तो ये थोड़ा वार्ड वाले जो ये है वो याद रखना है कि एक्यूट डिजीज के लिए फ्यू आवर, क्रोनिक डिजीज के लिए लॉन्ग टाइम, एंड आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के लिए मच लॉन्गर टाइम. एंड लास्ट में क्रोनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया. तो मीन्स ये जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है, हानेमैन हियर एक्सप्लेनिंग अबाउट मोर. अपना बुक में अगर देखिए मेन सेक्शन में नीचे से 7-8 नंबर लाइन ऊपर, मोर स्पेशली टू डू विथ क्रोनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया शो ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय एलोपैथिक बंगलिंग एलोंग विद द नेचुरल डिजीज लेफ्ट अनक्योर्ड. मीन्स जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है उसको यहाँ पे हानेमैन एक्सप्लेनिंग विथ एन अनदर नेम, दैट इज क्रोनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन. सो एक बार क्वेश्चन आया था क्रोनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया, सो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ. दिस इज नॉन अदर देन योर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज. एंड इसके क्योर के लिए क्या बताया हानेमैन, इसका ट्रीटमेंट में क्या बताया हानेमैन, मैं बताया था अभी लास्ट क्लास में, लास्ट का पहले क्लास में. Vital force remedied by itself. Very good. So artificial chronic disease must be remedied by vital force itself. Means हानेमैन here giving indication of giving placebo, और vital force ही उसको ठीक करेगा. So what is the location of artificial chronic disease? 74 to 76. So 74 से लेके 76 हानेमैन डिस्क्राइबिंग अबाउट द आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस. और 75 में बताया कि आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज इज द मोस्ट डिप्लोरेबल एंड मोस्ट इनक्योरेबल वन. इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोस्ट इनक्योरेबल डिजीज. ओके, सो ये एक लोकेशन क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये तीनों का आप लोग याद रखना है कि एक्यूट डिजीज फ्यू आवर, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टाइम, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज मच लॉन्गर टाइम, and chronic medicinal dyscrasia is the other name of your artificial chronic disease that is produced by prolonged use of allopathic medicine. Okay, then we'll move to footnote of 149. so यहाँ पे क्या important है about the mongrel sect. mongrel sect के बारे में हमें पता है कि mongrel sect का क्या मीनिंग है. मैं इसको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, सॉरी प्रीफेस में बताया था, और कहाँ पर व्हाट आर द लोकेशन ऑफ mongrel sect, और कहाँ पर है एक तो मैं भी बता दिया. प्रीफेस ऑफ किसका, 4th 5th 6th एडिशन. वेरी गुड, प्रीफेस ऑफ 5th एडिशन. और 148 फुटनोट. अभी पढ़ रहे हैं 149 फुटनोट. आप तो बोलेंगे आप तो अभी 148 कवर कर लिए, लेकिन बताए नहीं कि 148 में. लेकिन आप अपना बुक में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 149 का फुटनोट जो है सेम इट इज 149, सॉरी मैंने 149 का जो फुटनोट है सेम इट इज एज ऑफ 148. सो दोनों का लोकेशन सेम ही होगा. एंड ऑल्सो गिवन इन अनदर अप्रोजिम 246 फिफ्थ एडिशन, 246 फिफ्थ एडिशन फुटनोट. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लोकेशन ऑफ योर mongrel sect. और हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mongrel sect. एंड ये कहे कि mongrel sect, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि ये माने ये दोनों ऑप्शन में था, तो आपको क्या करना है. अगर 5th एडिशन 6th एडिशन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 148 6th एडिशन एंड 149 5th एडिशन. ओके, ये दोनों अगर है क्वेश्चन में, बेसिकली ये दोनों नहीं आता है, यही आता है 148 149 ही रहता है. लेकिन वहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और दोनों ऑप्शन में है कि कौन सा एडिशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, एंड ऑप्शन में दोनों है, 148 फुटनोट है साथ में 149 फुटनोट है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि कुछ नहीं अगर नहीं लिखा हुआ है तो 6th एडिशन विल बी आंसर, मीन्स 148 विल बी द आंसर. अगर वहाँ पे डायरेक्टली मेंशनिंग की 5th एडिशन में, सो देन 149 विल बी द आंसर. मैं क्या बोला, सबको समझ आया. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और 148 149 दोनों ऑप्शन में है, सो आपको पता करना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द 6th एडिशन और द लेटेस्ट एडिशन मीन्स योर 6th एडिशन. इफ देर इज मेंशनिंग अबाउट द 5th एडिशन देन 149 विल बी द आंसर. और एक ही कुछ होगा तो फिर देन आपको एक ही लगाना है इसमें से, चारों में से.
ये आता है लोकेशन क्वेश्चन। ओके, सो ये थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर खाली पूछा हुआ है और दोनों ऑप्शन में है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 6th एडिशन वाला लगाना है, मीन्स 148 विल बी द आंसर। लेकिन अगर दोनों है और 5th एडिशन पूछ रहा है देन 149 विल बी द आंसर। ओके, देन क्विड क्विड इन बकम वेनिट, ये इसका मीनिंग आता है क्वेश्चन व्हाट एवर केम इन माउथ, मीन्स हानेमैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस टाइम पे कैसा क्या था, जो भी मुंह में आता था, कोई पर्सन एक डिजीज लेके आया तो जिसका मुंह में जो आता था वही मेडिसिन दे देते थे, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग पूछता है व्हाट एवर कम इन माउथ, व्हाट एवर केम इन माउथ, तो मुंह में जो आया वही दे देते थे उससे पहले। देन स्कार्सली हाफ होम्योपैथिक रेमेडी, दिस इज ए लोकेशन ऑफ स्कार्सली हाफ होम्योपैथिक रेमेडी। ओके, यह अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है 149 का फुटनोट से, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीन्स वही माने वो अपने आप को होम्योपैथ बोलते हैं, लेकिन अपना इनएफिशिएंसी के लिए, इनकैपेबिलिटी के लिए जब देखते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन तो सही से चूज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काम नहीं देगा, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग ऑफ एलोपैथी। सो उसको हानेमैन क्या बोले हैं, स्कार्सली हाफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर इफ वी आर गिविंग मेडिसिन मीन्स होम्योपैथी के साथ वी आर गिविंग मेडिसिन ऑफ एलोपैथी, देन द होम्योपैथी मेडिसिन इज कॉल्ड एज स्कार्सली हाफ होम्योपैथिक रेमेडी। ओके, एंड ऑल्सो ये भी बोले हैं कि अगर आप मतलब डोज ठीक ना देके लास्ट डोज पे भी दे रहे हैं, मीन्स एलोपैथिक मीन्स के हिसाब से अगर मेडिसिन दे रहे हैं, होम्योपैथी को प्रॉपरली नहीं फॉलो कर रहे हैं, सो हानेमैन उसको बोल रहे हैं स्कार्सली हाफ होम्योपैथिक रेमेडी। दिस इज ऑल्सो ए लोकेशन क्वेश्चन, बोथ ऑल थ्री आर द लोकेशन क्वेश्चंस। 149 फुटनोट। ओके, देन 150, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन। सो इंडिस्पोजिशन का क्या है मीनिंग, मैनिफेस्टेशन क्या होगा, वन और मोर ट्राइबल सिम्टम। मैं जब इडियोसिक्रेसी बताया था उसके लिए कैसे फ्रेज बताया था, इडियोसिक्रेसी का पहले एप्रोजिम कितना है, 117। सो उसके लिए क्वेश्चन लाइन बताया था, वो क्वेश्चन में आता है एक्चुअली, मैं इसीलिए जानबूझ के बताया था आप लोग को। वहां पे बताया था पिकुलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। सो पिकुलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होने से आपको माइंड में तुरंत आएगा इट इज इडियोसिक्रेसी, बिकॉज दे आर पिकुलियर एंड कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिजिकली ही उनका सिम्टम आएगा। एंड यहाँ पे इंडिस्पोजिशन क्या है, वन और मोर ट्राइबल सिम्टम दैट हैव बीन ओनली ऑब्जर्व्ड ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत दिन से हो रहा है। सो एक दो सिम्टम है दैट हैव बीन ओनली ऑब्जर्व्ड ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, दैट इज हानेमैन एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंडिस्पोजिशन। सो इसको आपको क्या करना है, व्हाट इज द कंसिडरेशन, आपको क्या सोचना है अबाउट द डिजीज, नॉट टू रिगार्ड फुली डेवलप्ड डिजीज। तो आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि दिस इज ए फुली डेवलप्ड डिजीज, तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट ए स्लाइट ऑल्टरेशन इन द डाइट एंड रेजिमेन। ये हमें सबको पता है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिस्पोजिशन। सो इसमें होता क्या है, वन और मोर ट्राइबल सिम्टम होता है एंड वी विल नॉट कंसिडर दिस एज ए फुली डेवलप्ड डिजीज, एंड इसका ट्रीटमेंट के लिए स्लाइट ऑल्टरेशन इन डाइट एंड रेजिमेन, एंड लोकेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन इज 150। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, इसको ध्यान दें। इंडिस्पोजिशन 150। सर 1 सेकेंड, क्या मैम बोलिए, 1 सेकेंड, क्या समझ नहीं आ रहे मैम, और एक बार बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं एक बार और बोलिए। और एक बार बोल दूं, ओके मैम बोल देता हूँ। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन होता कैसे, मीन्स उसका डेफिनेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन इज वन और मोर ट्राइबल सिम्टम दैट हैव बीन ओनली ऑब्जर्व्ड ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत दिन से हो रहा है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने क्या किया, मेरा खाने का टाइम दोपहर का 2 बजे था, लेकिन मैंने क्या किया 4 बजे एक दिन खाया, तो उसमें क्या होगा मेरा, देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ गैस्ट्राइटिस, मेरा एसिड रिफ्लक्स डिजीज होगा, एपीडी होगा, देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, एंड मुझे क्या लगेगा, देयर विल बी बर्निंग ऑफ इसोफागस। तो वहाँ पे क्या है, लेट इट टेक एज ए एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हानेमैन बोल रहे हैं 1 या 2 सिम्टम है, जैसे मेरा क्या हो रहा है, सावर इरेक्टेशन हो रहा है एंड ऑल्सो बर्निंग इज देयर इन इसोफागस रीजन। सो यही फॉलो हो रहा है, वन और मोर ट्राइबल सिम्टम दैट हैव बीन ओनली ऑब्जर्व्ड ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली। सो मुझे आज ही हो रहा है। देन कंसिडरेशन क्या करना है आपको, नॉट टू बी रिगार्ड फुली डेवलप्ड डिजीज, तो उसको मुझे ये नहीं सोचना है कि दिस इज ए फुली डेवलप्ड डिजीज,
तो क्या है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बता रहे हैं, ये तो डिजीज है नहीं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज ए स्लाइट ऑल्टरेशन इन द डाइट एंड रेजिमेन। मीन्स आपको डाइट एंड योर रेजिमेन, जैसे क्या आप खा रहे हैं, खाना पीना कैसे कर रहे हैं, साथ में आपका रेजिमेन मीन्स कुछ मेंटल टेंशन में है क्या, उसको आपको चेंज करना है। तभी क्या होगा, आपका जो भी सिम्टम हो रहा है उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डे से टाइम से खाना खाऊंगा, सो देयर विल नॉट बी मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड देयर विल बी नो एसिड रिफ्लक्स डिजीज। ओके, सो दिस इज द इंडिस्पोजिशन। एक या दो सिम्टम होगा, कुछ टाइम पहले ही होगा, लॉन्ग टाइम से नहीं है, एंड स्लाइट ऑल्टरेशन एंड डाइट एंड रेजिमेन करने से दैट विल बी क्योर। सो दैट इज द इंडिस्पोजिशन ऑफ ए पेशेंट। क्लियर हुआ मैम आपका? Yes. Okay. Then 151. Here Hahnemann explaining about management of violent suffering. यहाँ पे देखिए 151 एप्रोजिम से लिख रहे हैं हानेमैन, बट इफ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ ए फ्यू वायलेंट सफरिंग्स, मीन्स जैसे यहाँ पे उसी कंडीशन का एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द 150 एप्रोजिम, कि ये जो एक दो सिम्टम हो रहा है, अगर दैट आर द वायलेंट सफरिंग, माने दे आर वेरी वायलेंट, मीन्स पेशेंट और सह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सीवियर और वायलेंट है, तो उसको क्या करना है, फिजिशियन विल यूजुअली फाइंड ऑन इन्वेस्टिगेशन सेवरल अदर सिम्टम बिसाइड ऑल्दो ए स्लाइट कैरेक्टर व्हिच फर्निश ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज। अगर जैसे मैं अभी बताया कि मेरा बर्निंग ऑफ इसोफेगस हो रहा है आज से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं पूरा रेस्टलेस हो रहा हूँ, पूरा मैंने इतना पेन हो रहा है या इतना मैंने बर्निंग हो रहा है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे करना क्या है, अगर नॉर्मल है या थोड़ा बहुत हो रहा है तो डाइट एंड रेजिमेन करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंट सफरिंग है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर सिम्टम इवन इफ दैट इज स्लाइट इन कैरेक्टर, थोड़ा बहुत भी और कुछ सिम्टम है उसको आपको कलेक्ट करना है टू क्रिएट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज। सो उसी कंडीशन में आपको मेडिसिन देना है। सो ठीक है, 150 में बताया कि अगर उतना ज़्यादा नहीं है तो आपको डाइट एंड रेजिमेन पे छोड़ देना है, लेकिन 151 में बताया अगर वायलेंट सफरिंग है देन यू हैव टू ऑल्सो कलेक्ट द कॉन्कोमिटेंट टू फॉर्म ए क्लियर पिक्चर और कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज, देन यू हैव टू गिव मेडिसिन। ओके, सो मेडिसिन कैसे देना है, will choose an antitype that is explaining in the 152. so यहाँ पे क्या बता रहे हैं हनीमैन, ओर्स ऑफ acute disease means जो acute disease था उसमें क्या हो रहा है, that is more of ओर्स kind of ओर्स of acute disease, so more numerous and striking symptom due to which medicine can easily found. so जो ओर्स of acute disease है we can easily choose a desired remedy by antitype means वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिम्टम होगा, अपने आप से पेशेंट बोलता जाएगा कि ये सर हो रहा है, एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम आपको इजीली मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, क्या पिकुलियर है, क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना है। एंड यू हैव टू चूज ए एंटी टाइप। एंटी टाइप एक की जगह पे मीन्स यहाँ पे खाली वर्ड यूज किया गया है, बट दैट इज मोर एक्सप्लेनिंग इन अप्रोजिम 154, हम उसको अभी देखेंगे अबाउट एंटी टाइप इन 154। बस यहाँ पे खाली दिया है कि acute कंडीशन में क्या होता है, we can choose easily medicine because of more numerous and striking symptom. Then 153, here it is important as homeopathic specific remedy. यहाँ पे क्या है, in the search of homeopathic specific remedy means जो हम 147 में पढ़ रहे थे कि होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी चूज करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, we have to कलेक्ट द सिम्टम। तो हमें कौन सा सिम्टम कलेक्ट करना है, मोर स्ट्राइकिंग, मोर सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। सो हियर इट इज द लोकेशन ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। So in the search of a homeopathic specific remedy, we have to choose a medicine which is more striking, singular, uncommon and peculiar sign of the symptom. तो वैसा symptom को पकड़ के उसके हिसाब से we have to choose a medicine. So here we have to collect the symptom and we have to choose a characteristic symptom and we have to give the medicine. ओके, जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम, जो जो जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम है
डिमांड लिटिल अटेंशन। मीन्स हानेमैन यहाँ पे बोल रहे हैं जनरल सिम्टम को उतना ध्यान देना नहीं है। मीन्स जनरल सिम्टम में क्या क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, एपेटाइट उतना नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, डेबिलिटी हो रहा है कोई पर्सन, ओके, वीकनेस हो रहा है, माने रेस्टलेस हो रहा है। सो इसको इतना ध्यान नहीं देना है, तो ज़्यादा किसको ध्यान देना है, टू द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मीन्स which are more striking, singular, uncommon and peculiar sign of the patient or a case of disease. Then footnote of 5th edition. So 153 पे Hahnemann praises in 5th edition, Hahnemann praised Bonninghausen for characteristic symptom. So ये क्वेश्चन आता है कि who introduced characteristic symptom. So Bonninghausen is introduced the characteristic symptom and can anyone say me keynote symptom given by whom? ये तो characteristic symptom हो गया। आई एम कौन? Guernsey. Guernsey explaining about the keynote symptom, ये क्वेश्चन आता है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के लिए हानेमैन हियर प्रेजेस बॉनिंगहुइसेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड इन 6th edition हानेमैन अगेन प्रेजिंग बॉनिंगहुइसेन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड हिज रिपोर्टरी। 6th edition में रिपोर्टरी के लिए भी प्रेज किए एंड ऑल्सो प्रेज डॉक्टर झार फॉर हिज हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम। ओके, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फुटनोट में, ये क्वेश्चन भी पूछता है। इन 153 अप्रोजिम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का क्वेश्चन आता है एंड जनरल अनडिफाइंड सिम्टम लाइक दीज आर द सिम्टम, इसको थोड़ा कम ध्यान देना है। एंड इसका फुटनोट में 5th edition में हानेमैन प्रेज्ड बॉनिंगहुइसेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। इन 6th edition हानेमैन प्रेज्ड बॉनिंगहुइसेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड ऑल्सो हिज रिपोर्टरी एंड प्रेजेस डॉक्टर झार फॉर हिज हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम। और कहाँ पे हानेमैन प्रेज किए हैं बॉनिंगहुइसेन को? एनीवन? कौन सा अप्रोजिम में? 235 फुटनोट। वेरी गुड, इट इज 235 फुटनोट पे। उनको क्यों वहां पे प्रेज किए हैं? वेरी गुड, 135 फुटनोट, वेरी गुड। देन फुटनोट में प्रेज किए हैं फॉर हिज रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। वो पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखेंगे, बस यहाँ पे नोट करके रखिए कि वहाँ पे भी प्रेज किए हैं। सो 153 एंड 235 दोनों जगह पे हानेमैन प्रेजेस बॉनिंगहुइसेन। फुटनोट 2 होगा, 230 में फुटनोट 2। ओके, तो फॉर इंटरमिटेंट फीवर का ट्रीटमेंट के लिए रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक के लिए प्रेज किए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 153। हियर इम्पोर्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड बॉनिंगहुइसेन को प्रेज किए हैं एंड ऑल्सो जनरल सिम्टम डिमांड लिटिल अटेंशन। एंड मैंने यहाँ पे बताया कि कीनोट सिम्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गरेंजी। ओके, 154 मैं अभी बता रहा था कि 152 पे खाली नाम दे दिए, लेकिन हानेमैन एक्सप्लेनिंग एंटीटाइप इन 154 अप्रोचिंग। सो एंटीटाइप के बारे में क्या बोल रहे हैं? एंटीपैथी को सब मैंने कोई क्या सोच लेते हैं अबाउट एंटीपैथी के लिए, एंटीटाइप को एंटीपैथी सोच लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। सो हानेमैन क्या बोल रहे हैं? एंटीटाइप शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पिक्यूलियर, अनकॉमन, सिंगुलर एंड डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम इन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी। ओके, सो जो भी सिम्टम है उसके साथ जो भी मोस्ट सिमिलर हो रहा है उसी को हानेमैन क्या नाम दिए हैं? एंटीटाइप, उसी मेडिसिन को। सो दैट विल हानेमैन क्या बोले हैं? दैट इज द एंटीटाइप फॉर दैट पेशेंट। सो एंटीटाइप को कैसे बनाना है? शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पिक्यूलियर, अनकॉमन, सिंगुलर एंड डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम इन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी। सो जो मोस्ट सिमिलैरिटी होगा बस यही माइंड में रखिए, मोस्ट सिमिलर होम्योपैथिकली चूजन रेमेडी इज द एंटीटाइप फॉर दैट केस। ओके, आपको यहाँ से और कुछ नहीं है। इसका लोकेशन भी आता है इज 154 और 152 भी कहीं पे होगा तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन उसका 154 पे है। ओके, एंड हियर ऑल्सो हानेमैन गिविंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, बिकॉज हानेमैन वही बोल रहे हैं कि आप जो भी मेडिसिन चूज कर रहे हैं
you have to follow or you have to choose the medicine on the peculiar, uncommon, singular and distinguishing symptom, means about your characteristic symptom. सर एंटी टाइप का लोकेशन पूछेगा तो 152 लिखेंगे या 154? 154 होगा, लेकिन अगर 154 ऑप्शन में नहीं है तो 152 हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है सो देन 154 विल बी द आंसर, क्योंकि वहां पे हनुमान प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हैं. ओके, दोनों रहने से 154. अगर ये दोनों में से कोई भी एक है, 154 नहीं है 152 है तो 152 होगा, अगर 152 नहीं है तो 154 होगा, लेकिन दोनों होने से 154 विल बी द आंसर. ओके, देन 155. व्हाई क्योर ऑकर्स विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंसेस, मीन्स हनुमान बोल रहे हैं कि हमारा, मैं जो बोल रहा हूँ मीन्स हनुमान जो बोल रहे हैं कि क्योर हो जाएगा इफ यू विल चूज ए प्रॉपर एंटी टाइप. तो क्योर प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा हमारा होम्योपैथिकली क्योर में, क्यों? इफ यू विल गो थ्रू द अप्रोजिम, हनुमान हियर एक्सप्रेसिंग अबाउट द, हनुमान पहले से कौन सा अप्रोजिम बोले हैं कि होम्योपैथी टचेस द सेम पॉइंट ऑफ द डिजीज, इन व्हिच अप्रोजिम? हनुमान कौन सा अप्रोजिम में बताए हैं कि होम्योपैथी विल टच द डिजीज पार्ट? मैं दोनों क्लास में बताया हूं इसके बारे में, बोलिए जल्दी, आप लोग पता है सबको, जल्दी बोलिए. Am I audible to everyone? क्या नेट चला गया क्या कुछ? ऑडिबल नहीं, यस बोलिए आप लोग तो पता है, मैं बहुत बार बोला. बोलिए बोलिए. 45 अप्रोजिम, मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, आप लोग को याद क्यों नहीं रख रहे हैं? 45 में, इन 45 अप्रोजिम हनुमान एक्सप्लेनिंग कि होम्योपैथी टचेस ओनली द डिजीज पॉइंट, उसे सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर देखेंगे तो वही बोल रहे हैं, आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंसेस, और पूरा पढ़ेंगे तो देयर विल बी क्योर. क्यों? बिकॉज होम्योपैथी ओनली टचेस द डिजीज पॉइंट, बिकॉज होम्योपैथी ओनली टचेस डिजीज पॉइंट, और वो दैट विल बी, देयर विल बी अनअफेक्टेड, मीन्स on homeopathic part will not affected by medicine. मीन्स इसका मीनिंग है कि जो डिजीज पॉइंट है उसके ऊपर ही होम्योपैथी काम करेगा, इसीलिए देयर विल बी क्योर. क्योंकि हम ये हनुमान ये भी एक्सप्लेन किए हैं कि एलोपैथी टचेस द पार्ट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिजीज, इन व्हिच अप्रोजिम? ये तो बता दीजिए, ये 2-3 बार अच्छे से समझाया था. कौन सा अप्रोजिम बताया मैम, और एक बार बोलिए. 45 फुटनोट. नो, नॉट 45. 45 में होम्योपैथी के बारे में बताए हैं. 55, वेरी गुड. 55 में कि एलोपैथी acts on parts exempt from the disease. ओके, एंड 45 में होम्योपैथी के बारे में, एंड 69 में एंटीपैथी के बारे में. बार बार ये आप लोग को बता रहा हूँ, भूल जा रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई हनुमान हियर एक्सप्लेनिंग की देयर विल बी होम्योपैथी क्योर, बिकॉज होम्योपैथी ओनली टचेस द डिजीज पॉइंट, इट इज अनअफेक्टेड द ऑन होम्योपैथिक पार्ट और ऑन नॉट डिजीज पार्ट. ओके, नाउ इट इज 156 अप्रोजिम. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्शन कंडीशन टू 155, मीन्स 155 में क्या बोले कि व्हाई क्योर ऑकर विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, मीन्स कुछ डिस्टर्बेंस ना हो के क्योर क्यों हो रहा है? बिकॉज डिजीज टचेस द डिजीज पार्ट, होम्योपैथी मेडिसिन टचेस द डिजीज पार्ट. 156 में बोल रहे हैं एक्सेप्शन कंडीशन ऑफ 155 क्या है? इफ यू आर गिविंग some correct medicine in minute dose to the irritable and sensitive patient, there will be some slight new symptom can produce. means ये सब केस में हो सकता है 155 वाला, लेकिन
ये जो इरिटेबल एंड सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उसमें क्या होगा, देयर विल बी सम अमाउंट और स्लाइट न्यू सिम्टम कैन प्रोड्यूस. सो यहाँ पे क्या बोले हनीमैन, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट मेडिसिन एंड डिजीज शुड कवर वन अनदर सिम्टोमेटिकली as exactly as two triangle with equal side and equal angle in the above patient. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनका जो ट्रायंगल है, डिजीज का जो ट्रायंगल है, साथ में मेडिसिन का जो ट्रायंगल है, दे आर नॉट मैचिंग विथ ईच अदर. दैट्स वाई हियर क्योर विल नॉट बी पॉसिबल. एंड बेसिकली ये कौन सा कंडीशन में होता है, इरिटेबल एंड सेंसिटिव पेशेंट में. सो इट इज ऑल्सो ए कोटेशन क्वेश्चन for the irritable and sensitive patient given in 156 approaching. So it is next to impossible that medicine and disease should cover one another symptomatically as exactly as two triangle with equal side and equal angle in above patient. Okay, so this is a quotation question and also exception to 155. Okay, then from 157 onwards we will move to homeopathic aggravation. So homeopathy aggravation, Hahnemann here explaining about homeopathy aggravation means from 156 aphorism, 156 से वही बोल रहे हैं कि क्यों होम्योपैथी aggravation होता है, कैसे होता है, क्या होता है. So homeopathy aggravation given in 157 to 161. So acute disease के लिए 157 to 160 and for chronic disease it is 161. ये क्वेश्चन आता है कि for chronic disease homeopathy aggravation for chronic disease given in which aphorism. तो आपको खाली होम्योपैथी एग्रावेशन याद रखने से 157 से 161 नहीं कर सकते. ये याद रखिए कि पहले एक्यूट डिजीज के लिए बताए हैं 157 टू 160, देन हनीमैन एक्सप्लेनिंग अबाउट द क्रोनिक डिजीज 161 पे. 157 पे क्या बता रहे हैं, होम्योपैथी एग्रावेशन इन एक्यूट डिजीज अपीयर इन द फास्ट आवर और फास्ट फ्यू आवर्स. कब आता है, व्हेन द डोज हैज नॉट बीन सफिशिएंटली स्मॉल. अगर आप सफिशिएंटली स्मॉल डोज देंगे, so according to Hahnemann there will not be any kind of aggravation. Okay, so fast hour or a few hour or for a few hour is the homeopathy aggravation appear in the acute disease if the dose has not been sufficiently small. 158. so ये quotation question भी आता है 158 का. slight homeopathy aggravation during fast hour is a good prognostic sign in acute disease. ओके, सो यहाँ पे जो बताए कि होम्योपैथी एग्रावेशन होता है, वी ऑल नो होम्योपैथी एग्रावेशन इज माने इट्स ए गुड साइन फॉर आवर केसेस. फिर भी एक्यूट केसेस के लिए हनीमैन बोल रहे हैं कि स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन ड्यूरिंग फास्ट आवर इज ए गुड प्रोग्नोस्टिक साइन इन द एक्यूट डिजीज, नॉट इन द क्रोनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज में स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन इज वेरी गुड प्रोग्नोस्टिक वन. Then in 159, the smaller the dose of the homeopathic remedy and slighter and shorter of the homeopathic aggravation. So जितना आप कम डोज में देंगे मेडिसिन, there will be slighter and shorter of aggravation. 160. ये क्या बोले हैं यहाँ पे, क्या बोले हनीमैन, तो ये तो बोले कि आपको कम डोज में देना है. ओके, क्यों, आपको कम होम्योपैथी एग्रावेशन मिलेगा, स्लाइटर एंड शॉर्टर मिलेगा. 160 में बोल रहे हैं dose of homeopathic remedy can scarcely ever be made so small that it shall not be able to relieve, overpower, indeed completely cure and annihilate the uncomplicated disease. So आप कितना भी कम डोज में दे दीजिए, ऐसा आप कितना इतना भी कम नहीं कर सकते कि that cannot affect or that cannot relieve, that cannot overpower, indeed completely cure and annihilate the uncomplicated disease. Means यहाँ पे वही बोले आप कितना भी करें that can affect the and that can cure the patient, और आप जितना भी स्मॉल डोज में दे सकते हैं उतना अच्छा है. एंड उसके लिए हनीमैन में बताया था अभी लास्ट क्लास में, जहां जहां पे हनीमैन वो खुद ऑब्जर्व किए हैं तो ये सब लिखे हैं साथ में, और सेम कंडीशन ऑफ डिजीज या सेम कंडीशन जो और पर्सन भी कवर किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उसको भी हनीमैन हमेशा कोट किए हैं कि ये बोल रहे हैं कि मैं खाली बोल रहा हूँ, आप लोग इसके लिए नहीं मानिए, और लोग भी मेरे सपोर्ट में या मैं जो देखा हूँ वो भी देखें. तो ये क्वेश्चन इसका आता है, 2-3 बार आया हुआ है अबाउट लियोरी एंड लाइसन. क्या है, फुटनोट में बता रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड स्कूल फिजिशियन रिगार्डिंग होम्योपैथी एग्रावेशन. तो ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लियोरी के बारे में. सो ये कंडीशन याद रखेंगे, कौन देखे थे, क्या देखे, मीन्स कौन सा डिजीज में क्या देखे थे, कौन सा मेडिसिन दिए थे. सो लियोरी देखे थे
इन फेशियल इरप्शन होम्योपैथी aggravation बाय viola tricolor ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ रेमेडी। सो लियोरी देखे थे फेशियल इरप्शन कंडीशन क्या हुआ था, देयर इज अपीयरेंस ऑफ होम्योपैथी aggravation बाय यूजिंग ऑफ viola tricolor ड्रग। क्यों हुआ था, ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ रेमेडी। ओके, एंड लाइसन क्या दिखे थे, लाइसन इन स्किन अफेक्शन, मैं बोल रहा हूं नाम याद रखें, कौन देखे थे, कौन सा डिजीज में और कौन सा मेडिसिन दिए थे। सो लाइसन ऑब्जर्व इन स्किन अफेक्शन होम्योपैथी aggravation by bark of elm due to use in monstrous doses like allopathy system, means in large doses, but is cured when it used homeopathically, means the small dose में देने लगे, so that there will be cure। So at that time the condition or the skin affection is got cured by the homeopathically when he used bark or pen homeopathically। So ये दोनों कंडीशन याद रखना है, लियोरी एंड लाइसन का कौन सा डिजीज में क्या मेडिसिन दिए थे। ओके, देन 161 मैं अभी बताया था कि इट इज 161 इज डेडिकेटेड फॉर होम्योपैथी एग्रावेशन इन द क्रोनिक डिजीजेस। सो यहाँ पे वही पहले से क्या लिखा हुआ है, इन क्रोनिक डिजीज होम्योपैथी एग्रावेशन और प्राइमरी एक्शन ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फास्ट 6, 8 और 10 आवर। सो फास्ट 6, 8 एंड 10 आवर में हो सकता है क्रोनिक डिजीज का अग्रावेशन। व्हाइलिस्ट और ये भी बता रहे हैं कि ये जो फास्ट 6 कुछ बोल रहे हैं क्या मैम? हाँ बोलिए। सर ये ना अभी तक जो लास्ट वाला ये 160 का लेरो या लाइसेंस इसको फिर एक बार समझा दीजिए। तो एक्चुअली मेरा कॉल आया था ना, इसको काट दिया। एक्चुअली आप क्या पूछ रहे हैं मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए तो और एक बार। हाँ, ये लेरो या लाइसेंस वाला इसको एक बार बता दीजिए तो ये ठीक है। आई थिंक पता नहीं मुझे क्यों क्लियरली सुनाई दे, क्या मैंने किसी का मैंने कोई और समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइए तो क्लियरली क्या बोल पूछ वो रहे हैं। से लियोरी आ लाइसन करो येटा कहवा पे कहउछंती। क्या बोल रहे हैं वो हानेमन? ये लियोरी आ लाइसन करो से जो कहलेनी कि कोन मेडिसिन दे। ओके ओके, अब उसको और एक बार एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, उसको और एक बार एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं तो ओके मैं बोल देता हूँ। यस, these are the old school treatments by old school physicians at that time। कौन कौन देखे थे, क्या देखे थे, इसका क्वेश्चन आता है। मीन्स लियोरी देखे थे, क्या ऑब्जर्व किए थे, फेशियल इरप्शन इन फेशियल इरप्शन कंडीशन और फेशियल इरप्शन डिजीज देयर इज होम्योपैथिक एग्रावेशन बाय यूजिंग ऑफ वियोला ट्राइकलर। हानेमैन बोल रहे हैं कि लियोरी देखे थे फेशियल इरप्शन में होम्योपैथी एग्रावेशन हुआ था बाय द यूजिंग ऑफ वियोला ट्राइकलर। क्यों हुआ था, due to large dose of remedy। So here Hahnemann also explaining to give the medicine in small dose। and also Lyson क्या देखे थे, Lyson observed in skin affection homeopathy aggravation by bark of elm due to use of monstrous doses like allopathy system। means here also there is homeopathy aggravation due to large dose in the skin affection by the bark of elm, and but it cure when used homeopathically। when the Lyson give it homeopathically means in the small dose the same affection, skin affection is cured by the same drug but in the small dose। so that's why Hahnemann here explaining about not to give in medicine in the large dose, always give the medicine in the small dose or moderate dose। so यहाँ पे that's why explaining here the dose of homeopathic remedy can scarcely ever made so small that it shall not be able to relieve, overpower, indeed completely clear and annihilate the uncomplicated disease। सब जितना स्मॉल चाहे उतना भी दे सकते हैं, ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा मिनिमम डोज में हो जाएगा सोच के। ओके सर, नाउ क्लियर आपका? यस सर, यस सर। ओके 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 ठीक है। देन 161 यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि इन क्रोनिक डिजीज होम्योपैथी एग्रावेशन और प्राइमरी एक्शन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट 6, 8 और 10 डेज। तो ये तो बताया कि 6 डेज, 8 डेज, 10 डेज पे होता है,
लेकिन 7th डे पे क्या होता है और 9th डे पे क्या होता है, ये तो बता दिए कि 6, 8, 10 डेज पे होता है अग्रावेशन। सो 7th और 9th डे पे क्या होगा उसके लिए बताए, whilst in the intervening hour amelioration of the whole malady is perceptible। so 7th डे पे एंड 9th डे पे there will be amelioration, ओके। लेकिन फास्ट 6 डेज, 8 डेज और 10 डेज में there will be aggravation, and 7 or 9 days means intervening hour में there will be amelioration, and after these days means after 6, 8 or 10 days, after these days medicine proceed uninterruptedly for several days। so इसके बाद और there will not be aggravation and medicine will act uninterruptedly। and in the 6th edition, ये important है, ये 6th edition वाला, in 6th edition homeopathy aggravation appear only at the end of treatment। तो ये जो बताए कि 6, 8 and 10 days ये कौन कौन सा कंडीशन में होगा, इफ यू आर गिविंग मेडिसिन इन द सेंटिसिमल पोटेंसी, ओके। लेकिन इफ यू आर गिविंग द मेडिसिन इन द, ये देखते हैं अभी ये होम्योपैथी अग्रावेशन कब आएगा, एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, व्हेन द क्योर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मीन्स एट द एंड ऑफ क्योर there will be homeopathy aggravation if dose modified with renewed dynamization। renewed dynamization means 50 millisimal potency or LM potency। so हमें ये पता है कि LM potency और 50 millisimal potency first introduced by Hahnemann in the 6th edition। that's why in 5th edition Hahnemann not explaining about the 50 millisimal potency, and in the 6th edition he giving a new name as renewed dynamization, okay। after frequent experiments by Hahnemann he introduced new system of potency, that is renewed dynamization or the LM potency। we will further study in 248 approaching about the LM potency। so यहाँ पे ये जो aggravation हो रहा है डिजीज का इन द फर्स्ट 6, 8 और 10 डेज, that is due to centesimal potency, okay, except LM potency। LM potency को छोड़ के बाकी जैसे भी मेडिसिन आप दे रहे हैं इन क्रोनिक डिजीज देयर विल बी aggravation, homeopathy aggravation in the first 6, 8 and 10 days, okay। but in the LM potency or in the 50 millisimal potency there will be aggravation at the end of treatment when the cure is almost finished, okay। so ये लोकेशन आता है अबाउट रिन्यूड डायनामाइजेशन, इसको याद रखेंगे in 168 6th edition, 161 6th edition। then 161 footnote, action of medicine। ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं कितना टाइम के लिए काम कर रहे हैं, Hahnemann here explaining about the action of medicine। so in action of medicine quickly expire in acute disease, most quickly in those that are the most acute and proportionately long lasting in chronic disease। so ये जो chronic disease में that will act more long lasting, and in acute disease that will quickly expire, and most quickly in those disease that are most acute, means most acute disease में that will expire its power more quickly, and proportionately long lasting in the chronic diseases, okay। then deficient of knowledge of medicine, यहाँ पे तो Hahnemann बोल रहे हैं कि हमें मेडिसिन देना है, लेकिन हमारा क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ ड्रग प्रूविंग हमारा डेफिशिएंट नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, मीन्स कुछ कुछ कंडीशन के लिए या कोई कोई पर्सन के लिए ये भी बोल रहे हैं Hahnemann कि हमें मेडिसिन प्रॉपर सिमिलर मेडिसिन नहीं मिल सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, ड्यू टू मॉडरेट नंबर ऑफ मेडिसिन येट नोन we may have employ imperfect one for lack of proper one। so proper one अगर हमारे पास नहीं है we'll give a improper medicine। so due to lack of knowledge we can give or we may employ imperfect one for lack of proper one। so then accessory symptoms of medicine। so accessory symptom of medicine क्या है, if we will give a inappropriate medicine or imperfect medicine for a case, so that person will develop accessory symptoms of medicine, okay। so this is the location of accessory symptom of medicine।
आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। ओके, इन ये याद रखिए, एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज इन गिवन इन व्हिच एप्रोजिम? 180. Yes, very good. It is 180. Accessory symptom of disease in acronym 180. So, but this location is for accessory symptom of medicine, not for disease. Disease given in 180. So, यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस होगा accessory symptom of medicine? Due to giving of inappropriate medicine, or when we give a medicine which is not perfectly appropriate remedy, then there will be production of accessory symptom of medicine. That's why Hahnemann giving, or here giving the indication to proving of more and more medicine for choosing medicine each and every case properly. Okay, so this is the location about the accessory symptom of medicine, and that is produced by inappropriately chosen homeopathic remedy. Then 164. So the small number of symptoms are not obstacle to cure if the case where the few medicinal symptom are characteristic. अगर एक कंडीशन में बहुत कम सिम्टम हमें मिल रहा है, लेकिन these are not the obstacle to cure if the case where these few medicinal symptom are characteristic. मीन्स जो भी सिम्टम है, एक दो सिम्टम या जो भी कम नंबर ऑफ सिम्टम है, if they are the characteristic symptom, then we can easily choose medicine. Okay, so Hahnemann यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम नंबर ऑफ सिम्टम क्यों ना भी हो, you can choose or you can give a proper homeopathic medicine if the symptoms are characteristic one. 165. If the medicine selected only correspond with the general symptom, अगर आप only general symptom के ऊपर बेस करके मेडिसिन दे रहे हैं, we cannot get favorable result by employment of on homeopathic medicine. Means Hahnemann explaining the here about the on homeopathic medicine, means which is chosen only basing on the general symptom. So again here Hahnemann giving importance of the individualization, also to give medicine on the characteristic symptom, means more striking, most uncommon, most peculiar. Okay, so Hahnemann यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि we have to give medicine which on the basing of the characteristic symptom, not on the general symptom. अगर आप general symptom के ऊपर देंगे, so उसको Hahnemann बोल रहे हैं on homeopathic medicine, that is not proper homeopathic medicine. And Hahnemann here saying that don't prescribe on vague described general indefinite state, that is nausea, debility and headache. बस इसके ऊपर देख के मेडिसिन मत देना है. Means Hahnemann here saying about not to giving medicine based upon the general symptom. So अगर ऐसे आप दे रहे हैं, so cure is not guaranteed here. Then 166 ये बोल रहे हैं कि such above cases are rare if symptom increases can be reduced by more accurate selection. So ऐसे जो कंडीशन है कि कम नंबर ऑफ सिम्टम आ रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन था द स्मॉल नंबर ऑफ सिम्टम आर नॉट ऑब्स्टेकल टू क्योर वाला, तो उसका एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं कि सच एबव केसेस आर रेयर, मीन्स ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, तो उसके लिए इफ सिम्टम इंक्रीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोर एक्यूरेट सिलेक्शन. अगर आपका जो नंबर ऑफ सिम्टम ज़्यादा होगा वी कैन चूज ए मोर इजीली मेडिसिन. तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही वाला आता है कि वी हैव टू not giving medicine on basing upon the general symptom. 167. From employment of imperfect homeopathic medicine if accessory symptom appear. So यहाँ पे तो बताए थे कि accessory symptom of medicine हम लोग पढ़े, लोकेशन क्या था अभी जो पढ़े accessory symptom of medicine 163. yes it is 163. अगर ऐसा एक कंडीशन हुआ, आप इम्प्रॉपर मेडिसिन दिए हैं एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम ड्यू टू इम्परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, और देयर इज अपीयरेंस ऑफ एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, तो उस टाइम पे करना क्या है उसके लिए भी Hahnemann बताए हैं. सो फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इम्परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इफ एक्सेसरी सिम्टम अपीयर, तो करना क्या है, कंसिडर न्यू प्लस ओल्ड सिम्टम. सो जो नया सिम्टम आया है प्लस ओल्ड सिम्टम जो आपको आने से पहले था,
and got the complete picture of the disease and give a new medicine. So उस कंडीशन में न्यू मेडिसिन न्यू सिम्टम प्लस ओल्ड सिम्टम मिला के you have to give a new medicine. So that is explained in the 167 aphorism. Means accessory symptom of medicine plus your original picture of disease, दोनों को मिलाने के बाद you will got a complete picture of disease and you can give a medicine, new medicine. 168. A single dose, if cannot cure, will advance it considerably on the way to be cured. अगर आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं या ऐसे चूज करने के, यहाँ पे जो चूज किए मेडिसिन, जो भी नया मेडिसिन चूज किए, आप एक सिंगल डोज दिए, उसके बाद वो क्या होगा, ऐसे नहीं कि हमेशा सिंगल डोज मेडिसिन पेशेंट को क्योर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या एश्योरेंस दे रहे हैं हनेमन कि अगर वो क्योर नहीं कर सकता है लेकिन वो क्या करेगा, दैट विल एडवांस इट कंसिडरेबली ऑन द वे टू बी क्योर्ड. मीन्स जो क्योर का रास्ता है उसी रास्ता में थोड़ा आगे ले जाएगा योर सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन. देन उसके बाद क्या बता रहे हैं, वी हैव टू एग्जामिन अगेन एंड अगेन. आपको बार बार देखना है until the patient possesses a perfect health. जब तक उसका प्रॉपर हेल्थ या परफेक्ट हेल्थ नहीं आया है तब तक सेम चीज करना है. मीन्स एक मेडिसिन दिए, उसका पावर जब खत्म हुआ या पावर खत्म होने तक वेट करना है, फिर सेम कंडीशन को फिर से देखना है. अगर सेम मेडिसिन फिर से केस टेकिंग करना है, अगर सेम मेडिसिन इंडिकेशन हो रहा है या नया मेडिसिन कुछ आ रहा है तो नया मेडिसिन देना है. अगर अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम हुआ तो देन यू हैव टू अगेन चूज ए मेडिसिन. अगर मेडिसिन एमिलिएशन पे चल रहा है तो आपको रिपीट ही नहीं करना है. सो वही बता रहे हैं कि ए सिंगल डोज इफ कैन नॉट क्योर will advance it considerably on the way to be cured, and we have to examine again and again until the patient possesses a perfect health. 169. If more that one medicine seems appearing, ये एक इम्पोर्टेंट है. मीन्स ये क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है कि अगर एक केस आया और आपको दो मेडिसिन आ रहा है, आपको मीन्स दो मेडिसिन लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है. If more than one medicine seems appearing, we select the more appropriate one, and later we cannot give it without examining the case. So means दो अगर चूज किए कि नहीं ये मुझे दोनों लग रहा है कि ये दोनों हो सकता है, तो आप क्या करेंगे. तो हनुमान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ही आपको देना है. So which one is the most perfect one, we have to give that one. उसको देने के बाद ये नहीं, हनुमान ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा है, ऐसा नहीं कि अगर पहला वाला काम नहीं दिया तो सेकेंड टाइम वही दे देना है. तो करना क्या है, सेकेंड टाइम वो नहीं देना है. सेकेंड टाइम इस यहाँ पे बताएं 170 में, आफ्टर प्रॉपर केस टेकिंग इफ वी सी, मीन्स पहले जो मेडिसिन दिए थे वो काम नहीं दिया, सो उसके बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू अगेन रीटेक द केस. एंड आफ्टर प्रॉपर केस टेकिंग इफ वी सी द नेक्स्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन इज कमिंग, एंड ब्रैकेट में हनुमान क्या लिखे, दिस ऑकर्स नॉट ऑफन. तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि जो पहले से जो सेकंड मेडिसिन था वो ही आएगा. विल बी मच कॉन्फिडेंस टू प्रिस्क्राइब इट. अगर ऐसा हुआ कि जो सेकंड मेडिसिन था नेक्स्ट टाइम में वही आया, देन विल बी मच मोर कॉन्फिडेंस टू प्रिस्क्राइब इट. अगर उसी टाइम में सेकंड टाइम में जब आया फॉलोअप में और पेशेंट ठीक नहीं हुआ फ्रॉम द फर्स्ट मेडिसिन, फिर आप केस टेकिंग किए, अगर सेकंड मेडिसिन नहीं इंडिकेट हो रहा है और कुछ मेडिसिन हो रहा है इंडिकेशन, तो वी हैव टू गिव अदर मेडिसिन, नॉट द सेकेंड वन और द सेकेंड ऑप्शन वन. सो फिर से केस टेकिंग करके जो भी मेडिसिन आएगा यू हैव टू गिव द मेडिसिन. अगर वही पहले वाला सेकेंड मेडिसिन आया, सो हनुमान बोल रहे हैं कि हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा टू गिव द मेडिसिन एट दैट कंडीशन. ओके, सो ये तो गाइडलाइन है कि अगर दो मेडिसिन है सो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. एंड सेकेंड टाइम फिर भी वो जो फर्स्ट टाइम चूज किए तो काम नहीं दे रहा है, तो यू हैव टू अगेन रीटेक द केस एंड गिव द मेडिसिन. इन 170. 171. In non-venereal chronic disease, most commonly soric origin. So जो non-venereal chronic disease होते हैं, they are commonly of the soric origin. In order to effect a cure, means in curing of the soric origin diseases, क्या करना है, to give several antisoric remedies in succession. So एक ही antisoric से ठीक होगा ऐसा नहीं है. We have to give several antisoric remedy in succession.
and every successive one homeopathically chosen after expiring the action of previous remedy. So एक के बाद तो आपको एक मेडिसिन देना है, लेकिन आपको कब देना है? यू हैव टू गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडी एंड एवरी सक्सेसिव वन होम्योपैथिकली चूजन आफ्टर एक्सपायरिंग द एक्शन ऑफ द प्रीवियस वन. जब फास्ट वाले का एक्शन खत्म होगा देन आफ्टर यू विल गिव सेम मेडिसिन इन अनदर डोज या अदर मेडिसिन एंड जो भी है. सो मैंने यहाँ बोल रहे हैं कि एक केस कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही मेडिसिन से सॉल्व हो जाता है. We have to give several antisoric remedy for a case and that is given in 171. आप लोग क्या करेंगे, मैं ये क्लास खत्म होने के बाद आप आज या कर लो, उसको एक बार क्या करेंगे 170 से क्या लिखे पहले हनुमान, 171 में क्या लिखे, 172 में क्या लिखे, इससे पूरा मुंह में रहना चाहिए आपका, तो तब भी जाके आपको मीन्स वहाँ पे याद आएगा. एंड वैसा भी क्वेश्चन आता है. लास्ट टाइम पीएससी में वही आया था अबाउट 265 अप्रोजिंग 265 फुटनोट वाला. अगर आप क्वेश्चन देखें तो वही होगा कि मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय फिजिशियन हिमसेल्फ गिवन इन द व्हिच अप्रोजिंग. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए, याद रहना चाहिए. ओके, देन विल कम टू वन साइडेड डिजीज. वन साइडेड डिजीज में क्या बोल रहे हैं हनीमन? वन साइडेड डिजीज, वन साइडेड डिजीज डिजीजेस विथ फ्यू सिम्टम. मैं बताया था अभी कुछ टाइम पहले डिजीजेस विथ वन और मोर ट्राइबल सिम्टम क्या होगा? कंडीशन इज कॉल्ड एज indisposition. Person having peculiar corporeal constitution. Idiosyncrasy. Yes. And यहाँ पे वन साइडेड डिजीज में डिजीजेस विथ टू फ्यू सिम्टम. सो यहाँ पे बहुत कम सिम्टम है. सो उसके लिए हनीमैन क्या बोले? इट इज डिफिकल्ट टू क्योर. सो क्योर करने के लिए दैट इज डिफिकल्ट. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लोकेशन में नहीं बोले हैं वन साइडेड. 173 में सार माने हनीमैन बोले कि अबाउट द वन साइडेड डिजीज. सो वन साइडेड डिजीज विथ फ्यू सिम्टम एंड ऑन अकाउंट टू बी लेस अनेबल टू क्योर, क्योंकि देयर इज अपीयरेंस ऑफ फ्यू सिम्टम, दैट्स व्हाई दे आर लेस अनेबल टू क्योर. ओके, एंड इट डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम. यहाँ पे मैं अगर वन और टू ट्राइबल सिम्टम कर दिया तो दैट विल बी इंडिस्पोजिशन. लेकिन यहाँ पे है इट डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम व्हिच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल द अदर्स. सो ऐसा नहीं कि अदर सिम्टम नहीं है, लेकिन वन साइडेड कंडीशन में जो एक दो सिम्टम आएगा दैट विल ऑब्सक्योर ऑल अदर सिम्टम एंड दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रोनिक डिजीज. ये क्वेश्चन एक बार आया था कि वन साइडेड डिजीज बिलोंग टू व्हिच डिजीज. सो इट इज बिलोंग टू क्रोनिक डिजीजेस. देन वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ वन साइडेड डिजीज. क्या क्या टाइप हो सकता है? आइदर इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल. सो टू टाइप्स, internal one-sided and external one-sided, also known as local malady. So external one-sided disease also known as local malady. Okay. Then 175 में क्या बोल रहे हैं हनीमन? In internal one-sided disease or internal one-sided may often be due to lack of observation of the physician. Means एक केस आया, हम उसको कम टाइम दिए, उसको सही से पूछे नहीं और उसको बोल दिए कि दिस पेशेंट इज द वन साइडेड डिजीज कंडीशन. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. मीन्स हियर हनीमैन गिविंग द फॉल्ट ऑफ द फिजिशियन कि ऐसा नहीं करना है आपको, कि जो भी पेशेंट आए प्रॉपरली उसको पूछना है. उसको आप थोड़ा सा ही पूछेंगे, आप बोल देंगे कि नहीं ये दिस इज बिलोंग टू वन साइडेड डिजीज, तो ऐसे नहीं करना है. सो यू हैव टू टेक द केस प्रॉपरली. सो पेशेंट को पूछना है कि और क्या हो रहा है, आप सही से बताएं, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप उसको बार बार पूछना है. ओके. सो इन इंटरनल वन साइडेड मे ऑफन बी ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन. तो ऐसे हमें नहीं करने के लिए हनीमैन बोल रहे हैं. फिर हनीमैन तो हमेशा ऐसा नहीं बोले हैं कि डॉक्टर का गलती होता है, फिर भी ये बोल रहे हैं ये कि नेक्स्ट अप्रोचिंग में कितना अच्छे से देखिए वो एक्सप्लेन किए हैं. Even after careful case taking, there are few diseases. Means after properly आप कितना भी case taking कर ले, there are some diseases
few diseases only one or two severe symptom appear while other are indistinctively perceptible. means आप कितना भी सही से केस टेकिंग कर ले, कुछ कुछ डिजीज कंडीशन होता है उसमें एक की ही या दो सिम्टम सबसे ज़्यादा सीवियर होता है. सो उसी कंडीशन में करना क्या है, तो करना क्या है उस कंडीशन में, द थर्ड में लिखे द एबव कंडीशंस आर रेयर. मीन्स ऐसे जो एक दो सिम्टम होना और एक दो सिम्टम सीवियर होना, दिस सिम्टम्स आर रेयर. सो द एबव कंडीशंस आर रेयर. एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं, वी शुड सिलेक्ट होम्योपैथी इंडिकेटेड मेडिसिन बेस्ड ऑन द फ्यू सिम्टम. अगर ऐसा कंडीशन हुआ, आप प्रॉपरली केस टेकिंग किए, फिर भी आपको यू गॉट ए पिक्चर ऑफ वन साइडेड डिजीज, मीन्स देर इज ओनली वन और टू सीवियर सिम्टम, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या करना है, वी शुड सिलेक्ट होम्योपैथी इंडिकेटेड मेडिसिन बेस्ड ऑन द फ्यू सिम्टम्स. बस वही जो एक दो सिम्टम है उसी के ऊपर बेस करके देना है. इसमें क्योर होगा या नहीं होगा, एनीवन? अगर मैं एक या दो सिम्टम है पेशेंट का, उसी को चूज करके मेडिसिन दे दिया, सो पेशेंट क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं होगा. अगर वो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है तो हो जाएगा, वरना एक Very good. वे दिखाएगा क्यों. तो उसी का नेक्स्ट अप्रोच में मैडम आप जो बोले वही बता रहे हैं कि समटाइम्स क्योर विल अकर. आप जो बता रहे हैं, व्हेन द फ्यू सिम्टम आर वेरी स्ट्राइकिंग, डिसाइडेड, अनकॉमन एंड पिकुलियर, डिस्टिंक्टिव. मीन्स अगर एक ही दो सिम्टम है 177 वाला कंडीशन में, लेकिन अगर वो सिम्टम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज, देन देयर विल बी क्योर. सो वही चीज लिखे 178 में, समटाइम्स क्योर विल अकर when few symptom are very striking, decided, uncommon and peculiar, indistinctive. means characteristic symptom. अगर एक ही दो सिम्टम है फिर भी if they are characteristic one, then there will be cure. ओके, चलिए ऐसे भी हो सकता है. अगर क्योर नहीं हुआ, सो इट में भी पार्शियली सिमिलर और इम्प्रॉपर वन पार्शियली सिमिलर हो सकता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं हनुमान. इन फ्रीक्वेंट केसेस सच सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फास्ट चूजन आर पार्शियली सिमिलर. देखिए हर एक्सप्लेन को, मीन्स हर कंडीशन को हनुमान टच करके गए हैं. जैसे आपका कुछ भी एक भी क्वेश्चन आंसर किए बिना हनुमान नहीं रुके हैं. आपका जो भी मन में आ सकता है, जैसे यहाँ पे तो बताया कि समटाइम्स क्या होता है, क्योर हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम में जो क्योर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, तो इन फ्रीक्वेंट केसेस सच सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट चूजन एज पार्शियली सिमिलर. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर पार्शियली सिमिलर है मेडिसिन, जो मैं मेडिसिन चूज किया हूँ, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्राइकिंग पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऊपर नहीं है, दैट इज पार्शियली सिमिलर. क्या होगा, एक्सेसरी सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा मेडिसिन का. यस, एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज. वहाँ पे मैम मेडिसिन क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर नहीं था एंड सिम्टम ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे सिम्टम ही बहुत कम है. ओके, इसीलिए 180 में देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ एक्सेसरी सिम्टम ऑफ द डिजीज. यहाँ पे अच्छे से हनुमान समझाएं कि वन साइडेड कंडीशन में अगर आप इम्प्रॉपर और पार्शियल मेडिसिन देंगे, इम्पार्शियल मेडिसिन नॉट इम्प्रॉपर वन, ओके, इम्पार्शियल मेडिसिन देने से मीन्स पार्शियली सिमिलर मेडिसिन देने से क्या होगा, देयर विल बी एक्सेसरी सिम्टम ऑफ द डिजीज. हम जो पढ़ रहे थे अभी एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, वहां पे क्या था, मेडिसिन इज इम्प्रॉपर वन. तो उसमें क्या फॉर्म होगा, एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन. यहाँ पे क्या है, पार्शियली सिमिलर. समझ में आ रहा है डिफरेंस मैडम? यहाँ पे होगा एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, क्योंकि इट इज पार्शियली सिमिलर. बट इन द कौन सा अप्रोच में वो था, एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन 163 में हनुमान 162 में बताया कि लैक ऑफ मेडिसिन के वजह से वी आर गिविंग इम्प्रॉपर वन. सो इम्प्रॉपर वन मेडिसिन देने से देयर विल बी माने एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, बट पार्शियली सिमिलर होने से
एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। क्लियर हुआ मैडम? अभी आप जो बोल रहे थे कि एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन होगा, यहाँ पे एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज होगा। यस सर, बट सर उधर भी तो इम्परफेक्ट ही लिखा हुआ है और इधर भी तो इम्परफेक्ट ही लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे इम्पार्शियल लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सर 180 में लिखा है रेंडर्स द सिलेक्शन इम्परफेक्ट, यस, यहाँ पे प्रोड्यूस देखिए, एसेसरी सिम्टम्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 179 में, देखिए 179 में देखिए मोर फ्रीक्वेंटली, 179 में हम अप्रोचिंग पढ़िए, मोर फ्रीक्वेंटली हाउएवर द मेडिसिन फर्स्ट चूजन इन सच ए केस विल बी ओनली पार्शियली, मीन्स पार्शियली सिमिलर, दैट इज टू से नॉट एग्जैक्टली सुइटेबल, मीन्स पार्शियली सुइटेबल, as there is no considerable number of symptoms to guide to choose an accurate medicine or accurate selection of medicine. So यहाँ पे medicine is partially similar, not improper one. लेकिन इन 180 में वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी improper medicine, sorry, partially similar medicine दिए हैं, so that will produce new symptom and that is belong to द सिम्टम ऑफ डिजीज। देखिए अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि दीज आर द, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए इटैलिक में लिखा हुआ है 180 में लास्ट के तरफ से नीचे से 4th लाइन पे देखिए लिखा हुआ है व्हिच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। मिला आपको मैडम? हाँ यस सर। ओके, सो ये जो इम्पार्शियल मेडिसिन देने के वजह से जो नया सिम्टम आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्परफेक्ट वन सिलेक्शन इज इम्परफेक्ट, यस हियर इट इज ऑल्सो इम्परफेक्ट बट इट इज क्वाइट मच मोर सिमिलर, नॉट प्योरली इम्परफेक्ट। क्लियर हुआ मैडम? क्योंकि आप ये दोनों मेडिसिन सिम्टम को लेके दिए हैं। सो 179 में ओनली पार्शियली सिमिलर बोल के हनीमैन एक्सप्लेन किए, इट इज नॉट प्रॉपरली इम्प्रॉपर वन, मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया दे दिए। ओके, दैट्स वाई दैट विल प्रोड्यूस एक्सेसरी सिम्टम एंड उसके बाद हनीमैन वही लिखे व्हिच आर हाउएवर एट द सेम टाइम सिम्टम ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। अभी क्लियर हुआ मैडम आपका? यस सर। ओके, सो द पार्शियल सिमिलर मेडिसिन प्रोड्यूस एक्सेसरी सिम्टम्स एंड सेवरल फेनोमेना दे आर बिलोंग टू डिजीज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। सो दे आर बिलोंग टू डिजीज इटसेल्फ, जो भी सिम्टम आएगा एंड ये जो सिम्टम और नया नया आएगा उसमें आपको क्या होगा, योर डिजीज विल बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। सो डिजीज मोर प्रोनाउंस्ड होने से आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पे लिखे हैं। सो 181 में क्या लिखे, होम्योपैथी प्रेस्क्रिप्शन इन दीज केसेस बेस्ड ऑन टोटलिटी सिम्टम, मीन्स टोटलिटी कैसे बनाएंगे, ओल्ड सिम्टम मीन्स पहले जो 1-2 सिम्टम लेके आया था, साथ में अभी जो इम्पार्शियल मेडिसिन देने के बाद जो जो नया एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज मिला, सो दोनों मिला के यू हैव टू चूज, मेक ए टोटलिटी एंड चूज ए मेडिसिन। ओके, homeopathy prescription in these cases based on totality of symptom, that is old symptom plus accessory symptom of disease. So footnote में बताए when they are not caused by an important error in regimen and a violent emotion or revolution of organism, means ये जो accessory of symptom of disease मिला हमें, ओके, अगर वो पर्सन उसको कब कंसिडर करेंगे, दिस सिम्टम्स आर बिलोंग टू द डिजीज, अगर वो पर्सन प्रॉपरली डाइट रेजिमेन एंड कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा है दैट कैन हैम्पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लेकिन अगर पेशेंट कुछ एरर इन रेजिमेन, ए वायलेंट इमोशन, ए रिवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ हुआ एंड उसके बाद नया सिम्टम आ रहा है, दे आर नॉट बिलोंग टू द सिम्टम ऑफ द डिजीज। ये अगर फॉलो करके कुछ नया सिम्टम आ रहा है, दे आर द सिम्टम ऑफ द डिजीज। क्लियर हुआ? क्या हनीमैन समझाने के लिए बोल रहे फुटनोट में? क्लियर हुआ सबका? तो अगर पेशेंट कुछ एरर इन रेजिमेन, डाइट या कुछ अपना इमोशन का कुछ चेंज हुआ, कुछ रिवोल्यूशन हुआ, मीन्स अगर एक बंदा क्या हुआ, एक जगह पे अगर वो एक जगह पे रह रहा है, वो दूसरे जगह चेंज किया, द पर्सन हैव टू अकोमोडेट हिमसेल्फ, उसके हिसाब से वो चेंज होगा, सो उसका माइंडसेट भी चेंज होगा। लेकिन उसको अगर आप लोग बोल दें कि ये तो माइंड चेंज हुआ, उसको दीज आर बिलोंग टू आवर डिजीज सिम्टम, ऐसा नहीं है। सो ऐसा ये सब फॉलो होके दीज आर द कंडीशन, अगर कुछ उसका एरर नहीं हुआ है, उसका इमोशनली कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, उसका रिवोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर भी अगर सिम्टम आ रहा है, दे आर बिलोंग टू द
accessory symptom of disease and we have to make a totality. Okay. 182 में यहाँ पे क्या हुआ, द इम्परफेक्ट मेडिसिन helps to discover a second most accurately suitable homeopathic medicine because this imperfect medicine will produce symptoms that is belong to disease itself and that will make a totality, then you will give him a second medicine that is most accurate suitable medicine. Okay, so आप लोग को अभी क्लियर हुआ what are the line of treatment in the one sided diseases, internal one sided diseases? Everyone now clear? उसका एक दो सिम्टम है, फिर भी हम हनुमान बोल रहे हैं कि उसका एक दो सिम्टम के ऊपर बेस करके हमें मेडिसिन देना है. अगर कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, उसी एक दो कंडीशन मेडिसिन और सिम्टम से पेशेंट क्योर हो जाता है अगर इफ द सिम्टम्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक वन. और ऐसा कुछ कुछ जगह पे होता है, वो एक दो मेडिसिन के सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन चूज करके देने के बाद भी क्योर नहीं होता है क्योंकि हियर मेडिसिन इज पार्शियली सिमिलर. तो उसी कंडीशन में देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम, दे आर बिलोंग टू डिजीज. सो उसके लिए 181 में भी फुटनोट में भी बताया कि अगर डाइट एंड रेजिमेंट प्रॉपरली फॉलो करके अगर वो सिम्टम आया है देन दे आर बिलोंग टू द सिम्टम ऑफ डिजीज. तो उस कंडीशन में क्या करना है, देन द इम्परफेक्ट मेडिसिन विल हेल्प टू डिस्कवर ए सेकेंड and that is the most accurate and the suitable homeopathic medicine. Okay, these are the line of treatment. और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद रखेंगे. प्रॉपरली आप लोग बोलेंगे कि कौन सा अप्रोजिम में कैसे क्या क्या लिखा हुआ है. सो 175 में बोले कि कहीं कहीं पे पेशेंट का फॉल्ट रहता है, सॉरी डॉक्टर का फॉल्ट रहता है. 176 में बोले कि कितना भी प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ले डॉक्टर प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ले, देयर आर सम केसेस देयर इज अपीयरेंस ऑफ 1 or 2 सिम्टम. 177 में बोले कि आप वैसे कंडीशन अगर आ रहा है कितना भी प्रॉपर ऑब्जर्व करने के बाद भी एक दो सिम्टम रह रहा है, यू हैव टू गिविंग द मेडिसिन ऑन द बेसिंग ऑन द 1 or 2 सिम्टम. 178 में बोले कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो ऐसे आप लोग याद रखिए, तभी जाके आपका लोकेशन साथ में इसका ट्रीटमेंट, कितना भी कॉन्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आने से भी यू कैन क्रैक दैट क्वेश्चन. ओके, आई थिंक ये सब यूजी से क्लियर होगा एंड आफ्टर दिस क्लास दैट विल रिफ्रेश योर माइंड और रिफ्रेश द नॉलेज and also that will revise your knowledge. Okay, so then 183, it is the location of status morbi. This is a location question. Conjoint malady location कितना है? 92. 91. 90. 92. 91. 92. 92 is the conjoint malady location. भूलेंगे नहीं. एक जन बोले 90 और एक जन बोले 91. 92 इज द आंसर. ओके, 91 में क्या है, बेसिकली अदर पेशेंट से मीन्स अदर फिजिशियन से अगर पेशेंट आ रहा है तो 90 में लिखा हुआ है एक्यूट कंडीशन में क्या करेंगे. 90 में ये बोले हैं ना, 91 में बोले हैं कि आपको अदर पेशेंट से आने से, 90 में लिखे हैं कि केस टेकिंग में जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को पहले नोट करिए. ऑब्जर्वेशन माने नोटेड डाउन बाय द और ऑब्जर्वेशन बाय फिजिशियन शुड बी नोट डाउन इन द केस टेकिंग. 91 में बोले हैं कि व्हेन द पेशेंट कम्स फ्रॉम अदर पेशेंट अदर डॉक्टर्स. सो 91 में वही बोल रहे हैं कि आप अगर क्रोनिक कंडीशन है सो उसको कुछ टाइम विदाउट मेडिसिन रखिए. लेकिन 92 में क्यों कंजेंट मैलेडी है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्यूट कंडीशन है तो वहाँ पे उतना टाइम है नहीं. सो हमें वी हैव टू टेक द सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो द डिजीज पिक्चर इटसेल्फ, देन वी हैव टू मेक ए प्रॉपर टोटलिटी एंड वी हैव टू गिव ए मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज कंजॉइंट मैलेडी. ओके, कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्टेटस मोर्बाई. 183 में हनुमान एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्टेटस मोर्बाई. मीन्स ये क्या बोल रहे हैं, कब किसको बोलते हैं स्टेटस मोर्बाई, व्हेन द डोज ऑफ फास्ट मेडिसिन सीजेस टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट. जो आप फास्ट मेडिसिन दिए थे उसका बेनिफिशियल इफेक्ट खत्म हो गया. ए फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटस मोर्बाई मस्ट बी नोटेड डाउन फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी. सो मीन्स स्टेटस मोर्बाई मीन्स स्टेटस ऑफ द मॉर्बिड कंडीशन और द स्टेटस ऑफ द डिजीज. इसका मीनिंग है स्टेटस ऑफ द डिजीज. सो इसको कब लेना है, when the
मेडिसिन सीजेस टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट। तो उसी कंडीशन में ए फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटस मोरबाई मस्ट बी नोटेड डाउन फॉर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। सो इसका फुटनोट में क्या बोल रहे हैं, इन केसेस seldom in chronic means basically in acute condition where the patient symptom are very indistinct, opium will remove the internal sensibility। means कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, 183 में बिनम स्टेट ऑफ नर्व होता है। ओके, बिनम स्टेट ऑफ नर्व मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, मीन्स सिम्टम्स आर इनडिस्टिंक्ट एक्यूट केसेस में। ओके, क्या होता है, where the patient symptom are very indistinct because of the benign state of nerve। so Hahnemann वहाँ पे बोल रहे हैं we can give opium and opium देने से that will remove the internal sensibility। okay, उसके बाद then again the patient can say you the all the symptom and you can give a medicine। so यहाँ पे Hahnemann explaining about the give मैंने prescription of opium। और कहाँ पर बताए हैं ओपियम के बारे में, इंटरमिटेंट फीवर में बताया था कि मतलब कि ए पायरेटिक स्टेज में ही देना वेरी है गुड, उसे। दैट इज लोकेशन क्या है उसका मैडम, 236। ओके, अगर यहाँ पे क्या बताए हैं, अगर इसी कंडीशन में कोल्ड स्टेज ऑफ फीवर में आप अगर ओपियम दे दिए तो पेशेंट कैन डाई। सो उसी कंडीशन में ओपियम नहीं देना है। ये जो आप बोले इंटरमिटेंट फीवर कंडीशन में 236 में वही बताया है। ओके, नहीं देने के लिए। और एक जगह पे वो ओपियम का ये जो एंटीपैथी कंडीशन में मींस इन 57 अप्रोजिम 57 में भी ओपियम के बारे में बताए हैं कि अगर आप लास्ट डोजेस में दे रहे हैं एंटीपैथिकली तो क्या होगा, मींस इफेक्ट ऑफ ओपियम इन द व्हेन वी आर यूजिंग इट एज ए एंटीपैथी सिस्टम। और यहाँ पे तो बताए हैं इंटरनल सेंसिबिलिटी रिमूव करने के लिए कौन सा कंडीशन में, इन द बिनम स्टेट ऑफ नर्व। बिनम स्टेट ऑफ नर्व। सो उसी कंडीशन में हनेमैन एक्सप्लेनिंग टू गिव ओपियम दैट विल रिमूव द इंटरनल सेंसिबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट। ओके, सर 3 जगह पे ओपियम के बारे में बताए हैं। सो वन इज 183 फुटनोट, another one is 236 in the context of intermittent disease, and another one is 57 in the context of using of opium in the last dose in antipathy system. Okay, then 184 on the like manner after each new dose of medicine has exhausted its action and no longer helpful, a new medicine is to be selected till the disease cured। सो आपको हमेशा स्टेटस मोरबाई लेते रहना है जब तक पेशेंट क्योर नहीं हुआ है, तब तक आपको क्या करना है, मेडिसिन यू हैव टू चूज अनदर मेडिसिन एंड यू हैव टू वेट फॉर अनदर सम टाइम व्हेन द डोज ऑफ और द पावर ऑफ प्रीवियस मेडिसिन विल एग्जॉस्ट, देन यू हैव टू again case take the patient and you have to choose medicine। if that medicine is indicated then give that medicine, if another medicine is indicated for that condition then you will give another medicine। and ये कब तक करना है, till the disease has cured, जब तक ये disease क्योर नहीं हुआ है तब तक ऐसा मेडिसिन देते रहना है। ओके, then we will move to external in one-sided disease or local malady। so next one is external one-sided disease, these are explained from 185 to 203। क्या क्या एक्सटर्नली वन साइडेड, ये तो इंटरनल का हुआ, आप लोग इसका मीन्स कैसे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है, कब तक देना है, कैसे देना है, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, ये सब हम लोग पढ़े। उसको क्या करना है, स्टेटस मोरबाई कैसे देखना है, दीज आर ऑल अबाउट इंटरनल वन साइडेड डिजीज। देन एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज, इसमें क्या होता है, थियोरिटिकल फर्स्ट वन इन 185 हनेमैन एक्सप्लेनिंग अबाउट द लोकल malady means about the external one-sided disease or the other name is local malady। ओके, और उसको क्या बोल रहे हैं, ये अप्रोजिम पढ़िए, उसमें 4th लाइन में 185 का, till now the idea prevalent in the school was that these parts were alone morbidly affected। means externally अगर मेरा किसी का हाथ में कुछ हुआ है
एक्सटर्नली, तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं कि ओनली हैंड इज अफेक्टेड। अगर हैंड में कुछ अगर किसी का हुआ है तो उस ओल्ड स्कूल लोग बोलते थे कि ओनली हैंड इज अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। लेकिन यहाँ पे हानेमैन क्या बोल रहे हैं कि टिल नाउ द आइडिया प्रिवेलेंट इन द स्कूल वाज दैट these parts are alone morbidly affected and that the rest of the body did not participate in the disease। so उनको लगता था कि बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हानेमैन क्या बोल रहे हैं, इट इज ए थियोरिटिकल absurd doctrine which has led to the most disastrous medical treatment। सो अगर आप लोग सोचेंगे लोकल मैलेडी मीन्स जो भी पार्ट अफेक्ट हुआ है ओनली दिस पार्ट इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट ऑल दोज बॉडी, मीन्स बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ये डिजीज क्रिएट करने के लिए। सो उसी को हानेमैन क्या नाम दिए, थियोरिटिकल absurd doctrine एंड दिस इज द मोस्ट डिजास्ट्रस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हानेमैन हमें बताना चाह रहे हैं कि जो लोकल मैलेडी है और एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली सेम पार्ट ही इन्वॉल्व हुआ है, पूरा बॉडी इन्वॉल्व इसमें हुआ है। सो हानेमैन उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज द पार्टिसिपेशन फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द लोकल मैलेडी। ओके, सो ये लोकेशन क्वेश्चन आता है थियोरिटिकल absurd doctrine, इट इज द मोस्ट डिजास्ट्रस मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड। 186। सो हानेमैन पहले एग्जाम्प्ट कर रहे हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज सर्जिकल डिजीज, मीन्स यहाँ पे क्या सर्जिकल डिजीज का यहाँ पे क्या बताए हैं, 3 कंडीशंस फॉर लोकल डिजीज। सो 3 कंडीशन बताए हैं कि तभी हम उसको बोलेंगे कि दैट इज ए सर्जिकल डिजीज। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखिए अपना बुक से पढ़िए, दो सो कॉल्ड लोकल मैलेडी व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली। सो एक कंडीशन हो गया प्रोड्यूस्ड शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, कुछ ही दिन से हुआ है। सो शॉर्ट टाइम प्रीवियसली सोली बाय एन एक्सटर्नल लीशन। सेकेंड वन इज सोली बाय एक्सटर्नल लीशन एंड थर्ड कंडीशन क्या हो गया, एक्सटर्नल लीशन still appear at first sight to deserve the name of the local disease but then the lesion must be very trivial and in the case it would be। ये देखिए और एक पार्ट में हानेमैन लिखे हैं कि यहाँ पे बॉडी का कोई भी रोल नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, होल बॉडी डज नॉट टेक पार्ट, मीन्स ये जो हमारा 185 वाला कंडीशन था इसमें हानेमैन बोल रहे हैं कि ये जो वन साइडेड डिजीज एक्सटर्नली है इसको क्या है या लोकल मैलेडी फॉर्म हुआ है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होल बॉडी। लेकिन ये जो सर्जिकल कंडीशन है इसमें क्या है कि प्रोड्यूस्ड शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, अभी कुछ टाइम पहले हुआ है, सोनली बाय एक्सटर्नल लीशन एंड होल बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द डिजीज। एंड थर्ड कंडीशन इज होल बॉडी does not take part in producing of disease। so this point actually exception in the surgical disease। so surgically क्या होता है, बॉडी का कोई भी रोल नहीं है and produced by solely by the external lesion and produced short time previously। okay, so this is the 3 condition by which you can define a surgical disease। so उसके लिए एग्जाम्पल भी हानेमैन यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन सा कंडीशन के लिए, जैसे मैकेनिकल मीन्स में कुछ रिमूव करना है, कोई डिसलोकेशन हुआ है तो उसको मोबिलाइज पहले करना है, अगर जिसका कोई आंख में कुछ फॉरेन बॉडी आ गया तो उसको रिमूव करना है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड इन वेरी सिवियर इंजुरी फ्रॉम विदाउट वेयर द होल बॉडी सिंपैथाइज सर्जिकल फॉर ट्रीटमेंट एंड रिक्वायर इंटरनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट। मीन्स हानेमैन ये एक कंडीशन बता रहे हैं इन वेरी सिवियर इंजुरी, मीन्स एक कंडीशन क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा सिवियर इंजुरी हुआ है फ्रॉम विदाउट, बाहर से हुआ है, वेयर द होल बॉडी सिंपैथाइज, मीन्स वहाँ पे बाहर से हुआ है लेकिन
होल बॉडी सिंपैथाइज हुआ है, वहां पे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। साथ में हानेमैन हियर सजेस्टिंग टू गिव इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन, मीन्स वी हैव टू गिव होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली। ओके, ये एप्रोजिम अगर पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। ओके, देन विल मूव कि यस, यहाँ पे नीचे एक इसका एप्रोजिम का 186 का एंड से नीचे से थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन की एक्सटर्नल पेन एग्जाम्पल व्हेन द वायलेंट फीवर, 3-4 लाइन ऊपर देखिए, व्हेन द वायलेंट फीवर रिजल्टिंग from extensive contusion, lacerated muscle, tendon and blood vessels required to be removed by medicine given internally. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर कंट्यूजन हो गया, लैसरेशन हो गया मसल का, सो यू हैव टू गिव मेडिसिन इंटरनली। और व्हेन द एक्सटर्नल पेन ऑफ स्कैल्डेड और बोन पार्ट नीड्स टू बी होम्योपैथिकली सबड्यूड, मीन्स बोन कंडीशन में भी हानेमैन ये बताएं कि टू गिव द मेडिसिन इंटरनली ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मीन्स अगर कंट्यूजन हुआ या लैसिरेशन ऑफ मसल हुआ, लैसिरेटेड मसल हुआ, या कोई टेंडन लैसिरेशन हुआ, क्या मसल या ब्लड वेसल लैसिरेशन हुआ, साथ में बॉर्न पार्ट हुआ, किसी का बॉर्न हुआ बेसिकली, सो वी हैव टू गिव होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली। ये क्यों बताया ये लाइन, बिकॉज यही क्वेश्चन आया था बॉर्न के बारे में। सो इन द कंडीशन ऑफ बॉर्न इन 186 एप्रोजिम हानेमैन सजेस्टिंग डैश होम्योपैथिकली मेडिसिन इंटरनली, यूज होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सटर्नली, गिव सर्जरी ट्रीटमेंट, और एक कुछ ऑप्शन में था। तो आंसर क्या होगा, सब सोचेंगे 186 तो सर्जिकल कंडीशन है, ऑब्वियसली क्या होगा, सर्जरी होगा, ट्रीटमेंट। लेकिन हानेमैन हियर एक्सप्लेनिंग कि इन दिस कंडीशन वी हैव टू गिव होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली। क्लियर हुआ? एंड अनदर यहाँ पे सर्जिकल को हानेमैन क्या नाम दिए हैं, एक्टिव डायनामिक एड। उससे मैंने ये जो लाइन पैराग्राफ पढ़ा उसका एक ऊपर लाइन लिखा हुआ है, आज इट ऑलवेज डज एक्टिव डायनामिक एड। ओके, सो दैट इज फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये भी लोकेशन एक बार आया था अबाउट द डायनामिक एड, सो एक्टिव डायनामिक एड। सो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है मैं सब बता दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये पूरा याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ अबाउट दिस एप्रोजिम? क्लियर हुआ सबका? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं लोकेशन भी तो दिखा दिया, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। ओके, 187। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये तो कंडीशन था सर्जिकल के लिए 186, ये भी बहुत बार आ चुका है अबाउट द सर्जिकल डिजीज का लोकेशन, ये तो भूलना नहीं है। ओके, सो एक्सेप्ट सर्जिकल डिजीज ऑल अदर लोकल मैलेडी आर ड्यू टू इंटरनल कॉज एंड रिक्वायर इंटरनल ट्रीटमेंट। सो सर्जिकल डिजीज कंडीशन को छोड़ के बाकी जितना भी लोकल मैलेडी हुआ, ऑल अदर लोकल मैलेडी आर ड्यू टू इंटरनल कॉज। सो सबका कॉज इंटरनल कॉज है एंड दे आर रिक्वायरिंग इंटरनल ट्रीटमेंट। ओके, सो उसके लिए इंटरनल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन इज 188। ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स ट्रीट लोकल डिजीज टू बी मोर ट्रॉपिकल। सो वो लोग क्या सोचते थे कि लोकल डिजीज अगर कुछ हुआ है टॉपिकली, मीन्स कुछ ऑइंटमेंट लगा के उसको हटा देंगे। एंड उसको क्या बोल रहे हैं हानेमैन, उसका एक छोटा सा लाइन में फुटनोट लिखा हुआ है 188 का, एक ही लाइन का। तो उसमें क्या लिखा है, दिस इज द वन ऑफ द मेनी ग्रेट एंड पर्निशियस ब्लंडर ऑफ द ओल्ड स्कूल। अगर आप टॉपिकली कोई भी सिम्टम या कोई भी डिजीज हटाना चाह रहे हैं, लाइक द ओल्ड स्कूल फिजिशियन, दिस इज द ग्रेट एंड पर्निशियस ब्लंडर। देखिए कैसा वर्ड यूज करके बताए हैं हमें कि दिस इज द ग्रेट एंड पर्निशियस ब्लंडर ऑफ द ओल्ड स्कूल, कि वी हैव टू ट्रीट द एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज बाय ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट। तो ऐसे नहीं करना है हमें, ऑलवेज वी हैव टू गिव मेडिसिन इंटरनली। सो एक ही कंडीशन में आगे मिलेगा, वहाँ पे हानेमैन बताएं कि वी हैव टू गिव इंटरनली एंड ऑल्सो एक्सटर्नली फॉर गिविंग
क्विक क्योर, वो आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कौन सा कंडीशन में। ओके, देन 189 में क्या बता रहे हैं? नो एक्सटर्नल डिजीज कैन अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो विदाउट पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। सो हनुमान बोल रहे हैं ऐसा कोई भी डिजीज नहीं है एक्सेप्ट सर्जिकल डिजीज, क्योंकि वहां पे एक कंडीशन क्या था, देखिए होल बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोड्यूसिंग डिजीज। सो यहाँ पे होल बॉडी टेक पार्ट नहीं कर रहा है। सो उसी को छोड़ के क्या बताए? नो एक्सटर्नल डिजीज कैन अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो विदाउट पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज ए कोटेशन क्वेश्चन एक्चुअली। Okay, it is a quotation question. So no external disease can arise, persist or even grow without participation or cooperation of the whole organism. Next one is 190. Local disease occurred from little or no injury from without must be treated as general malady by internal medicine. एक छोटा सा इंजुरी क्यों ना हो, local disease occurred from little or no injury from without must be treated as general malady बाय इंटरनल मेडिसिन। आपको इसी कंडीशन में जनरल मेडिसिन भी देना है। 191 दिस इज कन्फर्म्ड इन द मोस्ट अनएम्बिगुअस मैनर बाय एक्सपीरियंस दैट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रेमेडी causes important changes in the general health and disappearance of particularly in the affected external parts by suitable chosen in homeopathic sense। मीन्स इस ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, fact is confirmed that internal medicine selected on the symptom similarity after ingestion there is changes in the general health। means यहाँ पे हनुमान बोल रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट एक लेके आया एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज, ओके, आप क्या किए? नॉट फॉलोइंग द एलोपैथिक सिस्टम वी आर गिविंग इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन। आप क्या किए? होम्योपैथी के हिसाब से उसको इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन दिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हनुमान एक्सटर्नल डिजीज तो जाएगा, एक्सटर्नल डिजीज तो जो भी क्योर होगा, साथ में उसके साथ देयर विल बी जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। सो उसके साथ जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ भी होगा। सो ऐसा नहीं कि हम खाली एक्सटर्नल डिजीज ठीक करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, हम उसका जनरल हेल्थ भी उसका ठीक होगा पेशेंट का। ओके, डिसअपियरेंस तो ये देखिए लिखे चेंजेस इन द जनरल हेल्थ एंड डिसअपियरेंस ऑफ पर्टिकुलरली द अफेक्टेड एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल डिजीज तो जाएगा, क्योर्ड हो जाएगा, साथ में उसका इंप्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ भी होगा। सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ होम्योपैथी कि हम डिजीज ठीक करने दिए थे, साथ में उसका जनरल हेल्थ भी इंप्रूव हो रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग मेडिसिन और इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन इन होम्योपैथी। यह हमें रेगुलरली भी देखने के लिए मिलता है इन आवर प्रैक्टिस। ओके, 192 कंप्लीट पिक्चर ऑफ लोकल मैलेडी फॉर्म्ड। आपको तो एक ही दो सिम्टम मिल रहा है, तो आप बनाएंगे कैसे बाकी सिम्टम? मीन्स कंप्लीट पिक्चर कैसे बनाएंगे? कंप्लीट पिक्चर ऑफ लोकल मैलेडी फॉर्म्ड बाय exact character of local affection plus all changes, suffering and symptom observable in the patient health plus symptoms noticed before taking any medicine। और मेडिसिन खाने से पहले जो जो भी सिम्टम था उसको साथ में अगर कुछ उसका चेंजेस हुआ है या सान ऑल्सो द लोकल अफेक्शन का सिम्टम, वो सब लेके यू हैव टू मेक ए कंप्लीट पिक्चर एंड देन यू विल चूज ए मेडिसिन। यहाँ पे आया बाय इंटरनल मेडिसिन जनरल मॉर्बिड स्टेट एंड लोकल अफेक्शन रिमूव एट द सेम टाइम। वही जनरल मॉर्बिड स्टेट एंड ऑल्सो लोकल अफेक्शन, ये दोनों चला जाएगा। सो दिस प्रूव्स दैट लोकल अफेक्शन डिपेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल, मोस्ट कंसिडरेबल एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द होल डिजीज। सो जो भी लोकल अफेक्शन हमारा होता है, सो वो दैट इज डिपेंड ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तो हमें बार बार हनुमान बताए एंड एक कोटेशन में भी बताए कि यहाँ पे नो एक्सटर्नल डिजीज कैन अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो विदाउट पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। सेम चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकल अफेक्शन डिपेंड ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल, मोस्ट कंसिडरेबल एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द होल डिजीज। सो वही दैट इज द स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द डिजीज। लेकिन
यहाँ पे इसका अभी बताएंगे। हानेमैन डिनाउंसेस एक्सटर्नल एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे पहले बताए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल अफेक्शन मीन्स दे आर द क्या बताए स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द होल डिजीज मीन्स क्या एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ और एक्सटर्नल मैलेडी जो भी उसका सिम्टम एक दो सिम्टम है क्योंकि बिकॉज दे आर वन साइडेड बिलोंग टू वन साइडेड दैट्स व्हाई देयर इज वन और टू सिम्टम एंड हानेमैन सेइंग दैट दे आर द स्ट्राइकिंग सिम्टम। तो अभी क्या बताएंगे इसका इंपोर्टेंस के बारे में अभी बताएंगे एक्सटर्नल वन साइडेड का। हानेमैन डिनाउंसेस एक्सटर्नल एप्लीकेशन फ्रॉम 194 to 203 अप्रोचिंग। सो 194 में क्या बताए दिस इज ए लोकेशन फॉर ए रिलीक ऑफ डिजीज मीन्स रिलीक ऑफ डिजीज क्या होता है मीन्स it is not permissible in acute as well as chronic disease to apply an external remedy even though it may be specific। so हानेमैन यहाँ पे बता रहे हैं कितना भी स्पेसिफिक क्यों ना हो we are not allowed to giving a external remedy मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कोई भी मेडिसिन देना परमिसेबल नहीं है इन क्रोनिक कंडीशन। सो ट्रीटमेंट इज टू बी स्टार्टेड बाय जनरल स्टोर अप्रूव्ड मेडिसिन एंड आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ स्पॉट स्टिल रिमेन्स। आप ट्रीटमेंट होने के बेसिकली हमारा टीनिया एक्जिमा ये सब केसेस में हमें मिलता है। अगर स्पॉट फिर भी रह जाता है इफ स्पॉट स्टिल रिमेन देन दिस विल बी ड्यू टू सोरा। ओके ये जो स्पॉट अगर रह जाता है सो दिस इज ड्यू टू सोरा। एंड फुटनोट में क्या बता रहे हैं फॉर एक्यूट कंडीशन मेडिसिन लाइक एकोनाइड बेलाडोना रोस्टॉक्स एंड मर्क्यूरी आर गिवन। सो ये फुटनोट में इसका लिखा हुआ है आप देखिए इसका फुटनोट में 4 मेडिसिन लिखा हुआ है कि ये जो पहले हानेमैन बता रहे हैं कि कितना भी स्पेसिफिक एक एक्सटर्नल डिजीज को हो जाए यू विल नॉट गिव ए स्पेसिफिक रिमेडी टू ए डिजीज कंडीशन और ए एक्सटर्नल डिजीज। एंड ए रिलीक ऑफ डिजीज क्या होता है रिलीक ऑफ डिजीज होता है अगर आप एक्सटर्नली आप अप्लाई कर देंगे मेडिसिन सो देयर विल बी द माइजम विल बी लैटेंट मीन्स लैटेंट symptom of miasm। latent symptom of miasm। ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या होना देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सो पहले एक पेशेंट हमारे पास क्या लेके आया acute और acute local as recent origin acute local disease ऑफ रिसेंट ओरिजिन। तो आप क्या किए यहाँ पे हानेमैन क्या बताएं ट्रीटमेंट टू बी स्टार्टेड विद जनरल स्टोर्ड अप्रूव्ड मेडिसिन माने ये मेडिसिन आपको देना है वी आर गिविंग हियर प्रेस्क्राइब और गिव जनरल स्टोर अप्रूव्ड मेडिसिन और जनरल स्टोर ऑफ मेडिसिन। सो दीज आर द मेडिसिन ये बताए ये याद रखना है क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। मैं बताया था कि लास्ट पीएससी में आया था अबाउट ऑल्टरनेटिंग मेडिसिन का तो ये चारों मेडिसिन 3-4 मेडिसिन जहाँ पे भी होता है वो याद रखना है। ओके सो यहाँ पे क्या किया आप अकॉर्डिंग टू हानेमैन जनरल स्टोर अप्रूव्ड मेडिसिन दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा जनरल स्टोर अप्रूव्ड मेडिसिन देने के बाद अगर स्पॉट रह जाता है या कुछ ऐसे होता है देयर इज रिलीक ऑफ डिजीज मीन्स देयर इज रिलीक ऑफ डिजीज मीन्स अगर ऐसा कुछ रह जाता है मीन्स लैटेंट सिम्टम अगर कुछ रह जाता है लैटेंट सिम्टम ऑफ डिजीज अगर कुछ रह जाता है देन हानेमैन यहाँ पे क्या बताएं दिस इज ड्यू टू सोरा एंड दीज आर ड्यू टू सोरा। सो ऑब्वियसली हमें पता है अगर सोरा कंडीशन है अगर सोरा क्या होगा वी हैव टू गिव एंटीसोरिक। अगर आप एंटीसोरिक नहीं दिए इफ ट्रीटमेंट नॉट डन क्या होगा देयर विल बी रीअकरेंस ऑफ द डिजीज। ओके सो सेम कंडीशन विल रीअपियर। ओके सो दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज रिलीक ऑफ डिजीज मीन्स रीअकरेंस ऑफ द डिजीज मीन्स पहले यहाँ पे लैटेंट होके रहा था एंड देयर विल बी अगेन reappearance if will not give antisoric remedy। ओके क्लियर हुआ अभी अबाउट द रिलीक ऑफ डिजीज एंड क्या 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 यहाँ पे हानेमैन बताएं कि एक्यूट डिजीज अगर कोई आ रहा है सो यू हैव टू गिव द जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन
अगर वहां पे अगर ऐसा हुआ कि कुछ लैटेंट सिम्टम रह गया और रिलीफ ऑफ डिजीज हुआ, दीज आर ड्यू टू सोरा, वी हैव टू गिव एंटीसोरिक. इफ नॉट ट्रीटेड देन देयर विल बी रिओकरेंस ऑफ द डिजीज. क्लियर हुआ सबका अभी इसके एप्रोजिम के बारे में? या एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है. एक्चुअली 194 में नहीं लिखा हुआ है, 195 में लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सच केसेस सोरिक origin when acute condition has subsided and appropriate antisoric remedy is to be given. ओके मैंने जो यहाँ पे ये वाला बताया दिस इज बिलोंग टू 195 अप्रोच, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है. ओके क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इन सच केसेस दैट इज सोरिक origin when acute condition has subsided and appropriate antisoric has to be given. ओके क्लियर हुआ तो सबका? यस सर. ओके देन 196 में क्या बता रहे हैं, इट माइट इंडीड सीम्स दैट एज दो द क्योर ऑफ सच डिजीज वुड बी हास्टेन बाय एम्प्लॉइंग मेडिसिनल सब्सटेंस नॉट ओनली इंटरनली बट ऑल्सो एक्सटर्नली माइट अफेक्ट मोर रैपिड चेंज. अगर आपको जल्दी से जल्दी क्योर चाहिए, मीन्स एक ही कंडीशन में बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ मेडिसिन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, बेसिकली टू हास्टेन द क्योर, मीन्स आपको जल्दी क्योर के लिए. लेकिन एक ही ये जगह एक और एक फिग वर्ड्स में ये दोनों छोड़ के और कहीं पे भी नहीं बताए. लेकिन हानेमैन ऑलवेज डिनाउंसेस द एक्सटर्नल अप्लाइंग ऑफ मेडिसिन. 197 semblance of a perfect cure. Here one line is given, semblance of perfect cure means यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लोकल ट्रीटमेंट इनएडवाइजेबल इन द सोरिक एज वेल एज इन द साइकोटिक सिफिलिटिक केसेस. सो हमें सोरिक साइकोटिक सिफिलिस केसेस में एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं देना है, बिकॉज लोकल ट्रीटमेंट इन सच केसेस विल कॉज रिमूवल ऑफ द लोकल डिजीज. तो क्या होगा वहाँ पे, जो एक दो सिम्टम होगा पेशेंट का दैट विल रिमूव्ड बाय द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट सूनर देन द इंटरनल मैलेडी will be decided by semblance of a perfect cure. हमें ये बेसिकली हानेमैन ये बता रहे हैं, पेशेंट कोई एक एक्जिमा कंडीशन लेके आया, हम उसको क्या किए, लोकल ट्रीटमेंट दे दिए, मीन्स कुछ अप्लाई करने के लिए दे दिए. तो वहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ लोकल डिजीज हो गया, बट इंटरनली डिजीज, इंटरनल मैलेडी और इंटरनल डिजीज इज स्टिल प्रेजेंट. तो वो तो गया नहीं अभी, तो उसको लोग क्या सोचते हैं, सेम्बलेंस ऑफ ए परफेक्ट क्योर. उसको सोचते हैं कि पेशेंट आके बोलेगा सर मेरा पूरा परफेक्टली क्योर हो गया. तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज द परफेक्ट क्योर. ओके सो सेम्बलेंस ऑफ परफेक्ट क्योर मीन्स हानेमैन हियर डिसीव्ड द सेम्बलेंस ऑफ, मैंने लोगों को लगाया कि नहीं मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन अभी उसका इंटरनल ट्रीटमेंट गया नहीं है, अभी अंदर है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्योर इज, मैंने क्योर पॉसिबल हो गया, क्योर हो गया, ये नहीं सोचना है. जब तक उसका इंटरनल डिजीज प्रॉपरली नहीं गया है और इंटरनल मेडिसिन नहीं दिया गया है, द डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड. This is explaining here. So location is semblance of perfect cure. Then 198. Mere topical employment of medicine means only local application even when it removed by the local symptom will never cure the internal disease and often make the disease picture obscure. अगर आप ऐसे टॉपिकल मेडिसिन अप्लाई करेंगे सो जो लोकल सिम्टम होगा वो भी चला जाएगा. ओके एंड ये बताए कि लोकल सिम्टम रिमूवल ऑफ द लोकल सिम्टम विल नेवर क्योर द इंटरनल डिजीज. सब कितना भी अप्लाई कर लीजिए बाहर से, दैट कैन नेवर क्योर द इंटरनल डिजीज. दैट इज गिवन इन 198 एप्रोच. ओके 199. इफ द परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन टू द डिजीज हैड नॉट बीन येट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम व्हेन लोकल सिम्टम आर डिस्ट्रॉयड. सो लोकल सिम्टम जाने से पहले अगर आप उसके लिए प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन चूज नहीं किए हैं तो क्या होगा, द केस बिकम मच मोर डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ टू इंडेफिनाइट एंड इनोसेंट अपीयरेंस ऑफ टू इंडेफिनाइट एंड इनकॉन्स्टेंट अपीयरेंस ऑफ द रिमेनिंग सिम्टम. तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो पहले जो सिम्टम लोकल सिम्टम था आप उसको क्या किए, लोकल मेडिसिन देके उसको रिमूव कर दिए. तो क्या होगा, यहाँ पे हानेमैन बता रहे हैं कि आफ्टर दैट चूजिंग ऑफ मेडिसिन दैट विल बी मोर डिफिकल्ट. ओके एंड टू इंडेफिनाइट एंड टू इनकॉन्स्टेंट, ये थोड़ा गलत से दो बार टाइप हो गया है. टू इंडेफिनाइट एंड टू इनकॉन्स्टेंट अपीयरेंस ऑफ रिमेनिंग सिम्टम मीन्स
जो रिमेनिंग सिम्टम रह जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको चूज करना मेडिसिन पॉसिबल नहीं होगा और इट विल बी मोर डिफिकल्ट। सो Hahnemann here giving again not to give external medicine for any external one-sided disease. Always you have to take the case and give a internal medicine. Okay. Then 200 an inestimable indispensable advantage. अगर आप एक्सटर्नल माने मेडिसिन इंटरनली दे रहे हैं तो क्या होगा, इफ द लोकल सिम्टम स्टिल प्रेजेंट, तो ये जो लोकल सिम्टम जो है या एक्सटर्नल डिजीज जो है, एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज का एडवांटेज क्या है यहाँ पे बता रहे हैं हानेमैन। एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज का क्या एडवांटेज है, इफ द लोकल सिम्टम स्टिल प्रेजेंट देन द मेडिसिन कैन बी इजीली सिलेक्टेड and will help in assessing the progress of cure and persistent of the internal disease. अगर आपका एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज या सिम्टम कुछ प्रेजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज परसिस्टेंस ऑफ इंटरनल डिजीज। सो अगर आपका एक्सटर्नली कुछ है सिम्टम तो दैट इज द पॉजिटिव साइन और दैट इज द साइन और प्रोग्रेस ऑफ क्योर ऑफ द परसिस्टेंट ऑफ इंटरनल डिजीज। सो जब ये जाएगा मीन्स जब तक ये नहीं जाएगा, इंटरनल डिजीज जब तक नहीं जाएगा एक्सटर्नल डिजीज नहीं जाएगा। अगर ऐसे अगर आप उसको रिमूव कर दिए बाय यूजिंग ऑफ टॉपिकल मेडिसिन और एक्सटर्नल मेडिसिन, सो यहाँ पे हानेमैन बोल रहे हैं कि आफ्टर दैट द केस विल बी मोर डिफिकल्ट टू क्योर। ओके, दिस इज द एडवांटेज कि एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज या वन साइडेड सिम्टम कुछ है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल डिजीज इन द पेशेंट and we have to treat accordingly. 201 it is evident that man's vital force is unable to overcome a chronic disease and often adopt the plan of developing some external affection and therapy silence of internal disease. वही चीज कि silently there is some kind of internal disease and old ulcer on the leg get worse as long as the internal sora is uncured. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि old ulcer belong to which miasm? Old ulcer belong to internal sora. So old ulcer on the leg get worse as long as the internal sora is uncured. तो आपको अगर कोई अल्सर लेके आता है तो ऐसे आपको खाली एक्सटर्नली अल्सर के लिए मेडिसिन नहीं देना है, यू हैव टू ऑल्सो रिमूव द इंटरनल सोरा. सो ओल्ड अल्सर इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरनल सोरा. एंड फुटनोट में आर्टिफिशियल अल्सर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स दे साइलेंस सम इंटरनल क्रोनिक डिजीज. अगर उसमें कुछ बाहर में कुछ आर्टिफिशियल अल्सर है सो दे आर द इंडिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ साइलेंट इंटरनल क्रोनिक डिजीज. ओके, सो इसी जो एडवांटेज बताए इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे बता रहे हैं हानेमैन कि ओल्ड अल्सर तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इंटरनल सोरा उसका ठीक नहीं हुआ है. देन 202 यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओल्ड स्कूल फिजिशियन डिस्ट्रॉय लोकल सिम्टम बाय टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मेडिसिन रेमेडी अंडर द बिलीव दैट दे क्योर द होल डिजीज. उनको लगता है कि मैं पूरा डिजीज ठीक कर दिया. नेचर राउज द इंटरनल मैलेडी एंड द अदर सिम्टम दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन द लैटेंट स्टेट इंक्रीज द इंटरनल डिजीज. अगर आप ऐसे टॉपिकली अप्लाई करके एक्सटर्नल मेडिसिन देके आप क्या करेंगे, लोकल सिम्टम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ द इंटरनल डिजीज. सो इंटरनल डिजीज विल इंक्रीज अगर आप लोकली कुछ रिमूव कर रहे हैं तो सिम्टम को. ओके, 203 every external treatment causing removal of local symptom increase the internal disease and removing the local symptom of miasmatic disease has been the most prolific source of all named and unnamed chronic disease. अगर ऐसे आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सो यहाँ पे जो इंटरनल डिजीज बढ़ रहा है दैट विल बिकम ए क्रोनिक डिजीज. ओके, सो यहाँ पे दैट विल द मोस्ट प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ऑल नेम्ड एंड अननेम्ड क्रोनिक डिजीज. सो दिस इज द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर. सो ये एक लोकेशन है कि दिस इज द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर इन द मेडिकल वर्ल्ड दैट कैन बी गिल्ट ऑफ इट. ओके, सो यहाँ पे बार बार वही बता रहे हैं हानेमैन कि एक्सटर्नली आपको मेडिसिन नहीं देना है. देने से क्या होगा, इंटरनल डिजीज बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी फॉर्म ए नेम्ड और अननेम्ड क्रोनिक डिजीज. प्रोसीजर ऑफ केस टेकिंग इन क्रोनिक डिजीज और 3-4 अप्रोजिम रहा, क्विकली पढ़ लेते हैं.
ऑल क्रोनिक डिजीज एक्सेप्ट इनअप्रोप्रिएटली named chronic disease must be cured only by the appropriate homeopathic remedy for the myasm that lies at their root by using internal homeopathic medicine. Means myasm को हमेशा हमें consider करना चाहिए. So most of the chronic disease are mainly due to sora. So myasm के बारे में 204 में हनीमैन बोल रहे हैं. Okay. Then 205 homeopathic physician never treats the primary or secondary symptom of the chronic miasm by local malady or local remedy. So इसके फुटनोट में बता रहे हैं कैंसर ऑफ लिप्स एंड फेस. ओके, कैंसर ऑफ लिप एंड फेस को अगर आप लोकली कुछ यूज करेंगे दैट विल फॉर्म ए मेटास्टासिस. यहाँ पे हनीमैन यूज किए हैं मेटास्कीमेटिज्म. इसका मीनिंग है मेटास्टासिस मीन्स कैंसर एंड लिप ऑफ फेस हुआ है, अगर हम उसको क्या करेंगे लोकली अप्लाई करेंगे कुछ मेडिसिन दैट विल फॉर्म मेटास्कीमेटिज्म और मेटास्टासिस. ओके, एंड कैंसर ऑफ लिप एंड फेस बिलोंग टू और ड्यू टू सोरा माइजम. ये याद रखना है. वहां पे एक था ओल्ड अल्सर, यहाँ पे एक हो गया कैंसर ऑफ लिप्स एंड फेस. ओके, ये याद रखना है. सो इसका ट्रीटमेंट में क्या बोले हैं, दीज आर ड्यू टू सोरा. एंड इसका ट्रीटमेंट में फुटनोट अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है arsenical remedy given for arsenical remedy given by फेरेकस्मे. देखिए लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ FRE फेरेकस्मे. सो उस टाइम पे ओल्ड स्कूल लोग क्या करते थे, ये जो कैंसर ऑफ लिप एंड फेस होता था उसको कौन दिए थे मेडिसिन, फेरेकस्मे दिए थे. क्या दिए थे, आर्सेनिकल रेमेडी दिए थे. बट एट द एंड दैट इज एंडेड विथ मेटास्टासिस. ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज ड्यू टू सोरा एंड वी हैव टू नॉट गिविंग मेडिसिन एक्सटर्नली. अगर आप मेडिसिन एक्सटर्नली देंगे सो क्या होगा, देयर विल बी मेटास्कीमेटिज्म और मेटास्टासिस. तो उस टाइम पे भी मीन्स हानेमैन के कब लिखे थे, 1800 में लिखे थे. उसी टाइम में भी हानेमैन ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट द एंड नो अबाउट द मेटास्टासिस मीन्स दैट इज द चेंजिंग ऑफ द डिजीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. देखिए आज हम कैंसर में मेटास्टासिस देख रहे हैं और उस टाइम से हानेमैन को ही पता था. तो यहाँ पे हानेमैन एम्फासाइज कर रहे हैं कि कैंसर ऑफ लिप एंड फेस में कोई भी एक्सटर्नल डिजीज में आपको एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं यूज करना है. अगर ये क्वेश्चन आया कि कैंसर ऑफ लिप एंड फेस में क्या मेडिसिन हुआ था, so answer is the arsenical remedy use जाता by फेरेकस्मे and this is the ending of the metastasis. 206 before commencing the treatment of a chronic disease it is necessary to make the most careful investigation. ये हमें पता है footnote में insignificance to cause chronic disease in the healthy body means about the क्या क्या means sprain जैसा means ये लिखा है कि insignificant things. लोग बोलते क्या है पता है, आके हमें भी बोलते हैं, आप लोग को भी बोलते होंगे ओपीडी में, सर मैं एक गांव गया था, मेरा फ्रेंड का घर में गया था, वहां पे जाके पॉन्ड में वहां पे था मीन्स रिवर था, वहां पे नहा लिया, उसी दिन से तो मेरा जुकाम नहीं छोड़ रहा है. तो ऐसा एक्चुअली है क्या पॉसिबल कि एक जगह पे नहा लिया रिवर पे एंड दैट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए क्रोनिक डिजीज. सो दीज आर द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स मीन्स लोग आके बोलते हैं सर उसी दिन एक चीज उठा रहा था स्प्रेन हो गया था एंड उसी दिन से ही 6 साल हो गया आज तक पेन नहीं गया है. इज इट पॉसिबल टू माने फॉर्मिंग ऑफ ए स्प्रेन क्या फॉर्म कर सकता है आर्थराइटिस? एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं आके. सो हानेमैन एट दैट टाइम ऑल्सो डिस्क्राइबिंग इनसिग्निफिकेंट थिंग्स टू कॉज क्रोनिक डिजीज इन द हेल्दी बॉडी. सो उसके लिए वो कोई फ्राइड, कोई स्प्रेन, कोई वेक्सेशन ये लोग आके जो बोलते हैं ऐसा नहीं है. सो देयर इज मीन्स यहाँ पे हानेमैन बोल रहे हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ माइजम बिहाइंड ऑफ दैट डिजीज, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है एंड वी हैव टू choose the medicine according to the miasm of that person. Okay. 207 inquire into previous treatment allopathic medicine and water bath employed means कोई भी पेशेंट आए उसका प्रीवियसली क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, we have to inquire in all these cases. 208 accessory circumstances should taken into consideration and mind and disposition is to be considered. तो आपको माइंड एंड डिस्पोजिशन भी कंसिडर करना है हर केस टेकिंग में. ये हम क्रोनिक केस टेकिंग और एक्यूट केस टेकिंग जनरल में भी पढ़े थे 79 में.
ये सब पढ़े थे, सॉरी 78 में मैंने लिखे हैं अबाउट कंसिडरेशन ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन। 209 physician should endeavor in repeated conversation with the patient to trace the picture of disease as completely as possible and pick characteristic symptom for selection of a antipsoric remedy। तो ऐसा नहीं कि एक ही मैंने काउंसलिंग या एक ही विजिट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको बार बार उसको कॉन्वर्सेशन में यू विल ट्रेस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड यू हैव टू चूज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड गिव ए एंटीसोरिक रेमेडी। ओके, सो थैंक यू। Thank you everyone. So by this, Thank you, sir. thank you so much. Thank you, sir.